हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपी एग्जाम वाला। कैसी चल रही है आपकी स्टडीज? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी बिकॉज एग्जाम बहुत ज्यादा पास में है। और उस एग्जाम को देखते हुए हमने जो ये वन शॉट की सीरीज स्टार्ट की है, इसके अंतर्गत मैंने मेंस के कई सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो कि प्री मेंस, सिर्फ और सिर्फ मेंस नहीं, प्रीलिम्स के बच्चों के लिए भी ये जो सेशन है ये इंपॉर्टेंट है। यानी जो वन शॉट सीरीज चल रही है ये प्री और मेंस दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि 2000 मेंस में बैठ रहे होंगे और मेंस 2021 में भी बैठ रहे होंगे, तो हो सकता है उनका ये मानना है कि पहले मेंस कर लिया जाए, उसके बाद हम जो 21 मई को प्री होने वाला है उसे हम करेंगे। ठीक है, तो बस इसी उद्देश्य से या उसी एग्जाम को देखते हुए यहाँ पर आप मेंस को बहुत बेहतर तरीके से, जो मेन टॉपिक है मेंस के, उन्हें आप कंप्लीट कर सकते हैं हमारे साथ और अपने नोट्स बना सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। फिलहाल मैंने स्टार्ट किया था एमपीपीएससी का फर्स्ट पेपर का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में यूनिट नंबर 4 में जाएंगे तो आपको मध्य प्रदेश की संस्कृति पढ़ने के लिए मिलेगी। मध्य प्रदेश की संस्कृति के अंतर्गत अगर हम देखें, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस उसी यूनिट के अंदर आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम है द फोक पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश। हमने फोक डांस पढ़ा है ना, हमने फोक सॉन्ग्स पढ़े, एमपी के बहुत से टॉपिक हमने यहाँ पर, चाहे आपके लोक नाट्यों की बात हो, ठीक है, लोक साहित्यकारों की बात हो, मध्य प्रदेश के साहित्यकारों की बात हो, मैंने आपको बहुत से टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जो लोक चित्रकलाएं हैं, मध्य प्रदेश के अंदर जो जनसाधारण के द्वारा प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके लोक चित्र बनाए जाते हैं, पेंटिंग की जाती है। और कुछ पेंटिंग या कुछ चित्रकला तो ऐसी है जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उन सभी चित्रकलाओं की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ से 3 मार्कर, 5 मार्कर में क्वेश्चन उठने की संभावना बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला को। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये लोक चित्रकला है क्या। तो जब हमने लोक संस्कृति की शुरुआत की थी और उसी दिन मैंने आपको बताया था कि लोक संस्कृति होती क्या है, लोक संस्कृति का भाई जन्म कहाँ से होता है। लोक संस्कृति का जन्म सर्वसाधारण से होता है। ठीक उसी प्रकार से जो आपकी लोक चित्रकला है, लोक चित्रकला भी कैसी चित्रकला होगी, जो कि सर्वसाधारण के द्वारा बनाई जाती होगी। ठीक है, तो सर्वसाधारण के द्वारा बनाई जाने वाली जो चित्रकला है उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही हम लोक चित्रकला कहेंगे। सर्वसाधारण के द्वारा, सर्वसाधारण के द्वारा बनाई जाने वाली जो पेंटिंग है उसे ही हम क्या कहेंगे, एक तरह से लोक चित्रकला कहेंगे। और इस चित्रकला की एक खास विशेषता ये होती है कि इस चित्रकला में जिन रंगों का प्रयोग किया, पेंटिंग में कलर्स का यूज करते हैं ना, तो इस पेंटिंग में हम हमेशा नेचुरल कलर्स का प्रयोग करते हैं, नेचुरल कलर का यूज करते हैं, यानी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लोक चित्रकला में हम कैसे रंगों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी चित्रकला में हम हमेशा प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक रंगों जैसे जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे गेरू। ठीक है, गेरू का इस्तेमाल अक्सर आप देखोगे जो लोक चित्रकला बनाई जाती हैं घर में भी, घरों में, आप गांव में जाओगे अपने, ठीक है, अगर आप ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हो तो आप देखोगे कोई भी शुभ अवसर होता है, चाहे वो कोई पूजा हो रही हो या शादी विवाह का अवसर हो, वहां पर आपको देखने मिलेगा कि चूना है ना, चूने का प्रयोग करके या फिर गेरू का प्रयोग करके, मिट्टी का प्रयोग करके, कोयले का प्रयोग करके प्रॉपर चित्र बनाए जाते हैं। वही क्या है, वही तो हमारी लोक चित्रकला है। तो लोक चित्रकला की एक खास विशेषता ये होती है कि ये तो जनसाधारण के द्वारा तो बनाया ही जाता है, प्लस इसमें जिन रंगों का प्रयोग किया जाता है वे रंग क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। इसके अलावा जो लोक चित्रकलाएं होती हैं, अब तो बहुत सारी चित्रकला कागज और कैनवास पर भी बनाई जाती है।
बहुत सारी पेंटिंग्स कागज और कैनवास पर भी बनाई जाती है। जैसे जब हम भीरी चित्रकला की ओर चलेंगे, जिसे हम पिथौरा भित्ति चित्र कहते हैं, तो वो अब कागज और कैनवास पर बनाई जाती हैं। लेकिन लोक चित्रकला की खास विशेषता यह भी है कि प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल तो किया ही जाता है, प्लस यह जो चित्र हैं यह या तो दीवार पर बनाए जाते हैं या तो जमीन पर बनाए जाते हैं। या तो दीवार पर बनाए जाते हैं या तो फिर जब आप जाओगे प्रॉपर तरीके से गांवों में देखोगे इन चित्रों को, तो या तो आपको ये दीवार पर बने हुए मिलेंगे या तो फिर आपको ये जमीन पर बने हुए मिलेंगे। ठीक है, अब क्या है, जब विश्व में कई बार ऐसा होता है कि प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, तो प्रदर्शनी जब लगाई जाएगी तो आपको दीवार और जमीन में चित्र ना बना करके कागज और कैनवास पर ही बनाना पड़ता है। तो जो फेमस चित्र है मध्य प्रदेश के, वो अब कागज और कैनवास में बनने लगे हैं। लेकिन अगर एग्जाम्पल बघेलखंड में बनाया जाता है विवाह के अवसर पर कोहबर नामक चित्र, मालवा में बनाया जाता है संजा नामक चित्र, तो ये सब दीवार पर ही बनते हैं। और कुछ चित्र जैसे मांडना चित्र आपको जमीन पर ही जो है बना हुआ मिलेगा। तो ये कुछ कुछ खास विशेषताएं हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है और दूसरा या तो दीवार पर बनाया जाता है या तो फिर यह जो है जमीन पर बनाया जाता है। प्लस ये जो आपके लोक चित्र होते हैं, ठीक है, ये जो आपकी पेंटिंग्स होती हैं, ये कहीं ना कहीं मानव संस्कृति की आस्था से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, यह जो फोक आपकी पेंटिंग्स होती हैं, ये मानव संस्कृति की आस्था से जुड़ी हुई होती हैं, आस्था से जुड़ी हुई होती है। जैसे आप बहुत सारे ऐसे पेंटिंग देखोगे, बहुत सारे ऐसे चित्र देखोगे, जैसे एक बनाया जाता है नेवरा नमय, है ना, नेवरा नमय नामक जो चित्र है बघेलखंड बुंदेलखंड में बनाया जाता है। दीवार पे नेवले की आकृति बनाई जाती है, फिर उसकी पूजा की जाती है। तो कहीं ना कहीं यह जो पेंटिंग्स हैं ये मानव संस्कृति की आस्था से जुड़ी हुई होती हैं। विवाह के अवसर पर मालवा में कुछ और बनाया जाता है, बघेलखंड निवाड़ में कुछ और बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपके एक कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। अब फटाफट से देख लेते हैं जहां से सवाल आते हैं 3 मार्कर में भी जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है, जैसे पिथौरा भित्ति चित्र तो कई बार पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं एमपी की, ठीक है, उन्हें हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे एंड आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आएगा। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे निमाड़ अंचल से। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब भी हम संस्कृति की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को हम 4 हिस्सों में विभाजित कर देते हैं। यानी चार हिस्सों का मतलब है उसके 4 जो प्रसिद्ध प्रमुख अंचल हैं, जो 4 प्रसिद्ध अंचल हैं, है ना, उनमें हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं। पहला है निमाड़, दूसरा है मालवा, तीसरा है बुंदेलखंड और चौथा है बघेलखंड। इन चारों ही जो आपके अंचल है इनके ही अनुसार हम चाहे फोक डांस हो, फोक सॉन्ग्स हो, है ना, चाहे आपके लोक चित्रकला हो, लोक शिल्प हो, इसे हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भैया निमाड़ अंचल के फेमस जो प्रमुख लोक चित्र है उनकी। और एक मैं सुंदर सा मैप बनाने की कोशिश करती हूं। मेंस में अगर आप लिखने जा रहे हो तो आप मैप बनाना जरूर सीख लेना, एक तो एमपी का और दूसरा इंडिया का। चलो, जो भी जैसा भी बना समझ में आ जाएगा आपको। ये है आपका निमाड़ अंचल। अब जब निमाड़ अंचल के प्रमुख चित्रों की बात करेंगे, है ना, तो सबसे पहले नंबर पर हम पता है किस चित्र को पढ़ेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पर सबसे पहले लगा हुआ था और अभी भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिरौती नामक लोक चित्र को। अब देखो, बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो मुख्य बिंदु है सिर्फ आप उसे ही याद रखना। ठीक है, जो मुख्य बिंदु है आप सिर्फ उसे ही याद रखना। जो प्री के लिए पढ़ रहे हैं वो तो सिर्फ इतना ही याद रख लेंगे तो काफी है कि यह जो लोक चित्र है ये किस अंचल का प्रसिद्ध लोक चित्र है, आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। लेकिन जो लोग मेंस लिख रहे हैं तो वो क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट लोक चित्र है। अब मैडम ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा लोक चित्र इंपॉर्टेंट है? तो आपने प्री के लिए तो जरूर पढ़ा होगा भाई, प्री पास किया होगा तभी तो मेंस में आए हो। प्री के लिए पढ़ा होगा तो इतना तो अंदाजा होगा, माफ कीजिएगा, कि कौन सा लोक चित्र
प्रमुख है, मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, और कौन सा नहीं। ठीक है, तो इतना तो अंदाजा हो गया होगा। बाकी एक एक करके जब हमारे रेगुलर जो क्लासेस है वो हमारी चलेंगी, एमपीजीके को हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होंगे, वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर आप नए नए हो इस फील्ड में तो। बाकी अगर प्री निकाला है तो मेरे हिसाब से नए नहीं हो, कुछ तो टाइम दिया ही होगा तभी आपका प्री निकला है। चलो जिरौती नामक चित्र की बात करें तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है ना, यह चित्र आपके सामने स्क्रीन पर है। ये तो बात करें आज के टाइम पर, है ना, आज के टाइम पर हमारे पास बहुत सारे कह सकते हैं ऑप्शंस हैं, है ना, हमारे पास बहुत सारे ब्रश हैं और पेंटिंग के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, कहीं ना कहीं जो लोग इंटरेस्टेड है, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं पेंटिंग में, उनके पास तो सारे गैजेट्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन पहले के टाइम पर ऐसा कोई गैजेट अवेलेबल नहीं होता था। लोग सोचो हाथ का प्रयोग करके इतनी शानदार पेंटिंग बनाते थे, इतनी सुंदर डिजाइन बनाते थे। आज हम पेंटिंग का कलर्स का और जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका यूज करके, ब्रश का यूज करके भी हम इतनी शानदार पेंटिंग नहीं बना सकते हैं जितना लोग पहले बना लेते थे हाथों से। ठीक है, तो फिलहाल जिरौती की अगर बात की जाए तो निमाड़ अंचल का फेमस चित्र है। निमाड़ अंचल का क्या है, ये फेमस चित्र है, आपको दिख रहा होगा। और कहीं ना कहीं बहुत छोटे छोटे बिंदुओं का प्रयोग करके, लाइंस का प्रयोग करके देखो चित्र बनाया गया है। इतना भी आसान नहीं होता है ना पेंटिंग्स को बनाना। अब ये देखो बनाया कहां पर जाता है, तो बेसिकली ये बनाया जाता है दीवार में, जमीन पर नहीं बनता। देख के समझ में आ रहा होगा कि दीवार पर बनाया जाता होगा। और यह चित्र बनाया जाता है जब हरियाली अमावस्या का टाइम आता है। हरियाली अमावस्या के दिन यह चित्र बनाया जाता है दीवार पर, अंदर की दीवारों पर, बाहर नहीं। ठीक है, दोनों दरवाजे जो होते हैं घर के, मिट्टी के घर बनते हैं वैसे गांव में, अब तो हालांकि बहुत कम हो गए, लेकिन पहले के टाइम पर मिट्टी के घर बनाए जाते थे। तो दरवाजे के अंदर जब आप एंटर करोगे रूम के अंदर, तो दरवाजे के साइड साइड में ये जो आपको दीवार दिखाई पड़ रही है, ये जो वॉल दिखाई पड़ रही है, इन्हीं दीवारों पर जिरौती नामक चित्र निमाड़ अंचल में हरियाली अमावस्या के दिन बनाया जाता था। अब तो मिट्टी की दीवारें ही नहीं होती हैं, तो लोग थोड़ा बचते हैं कि भाई फिर उसके बाद हमें दीवारों को सही कराना पड़ेगा, पेंट कराना पड़ेगा, इसलिए अब थोड़ी ये चित्रकलाओं का जो कह सकते हैं कि ट्रेंड है वो कम होता जा रहा है। लेकिन पहले के टाइम पर क्या था, मिट्टी की दीवारें बनती थी और लोग बड़े ही शौक से इन चित्रों को बनाते थे। ठीक है, किसी भी जैसे किसी फेस्टिवल में, दिवाली में अलग चित्र बनाए जाते थे, दशहरे में अलग चित्र बनाए जाते थे, तो लोग बड़े ही शौक से पूरा पूरा दिन, पूरा समय देकर के इन चित्रों को बनाते थे। तो जो जिरौती नामक चित्र है वो निमाड़ अंचल में हरियाली अमावस्या के दिन बनाया जाता है। ठीक है, घर के जो दरवाजे होते हैं, दरवाजे अंदर जो है ना, घर का जो कमरा होता है, ठीक है, अंदर की साइड दोनों ओर बनाया जाता है। सबसे पहले इसकी एक विशेषता है कि सबसे पहले गेरू से उसे दीवार को कलर किया जाता है। गेरू, ठीक है, रेड कलर का होता है गेरू। तो यहाँ पर रेड कलर जो दिख रहा है ना, पहले गेरू से क्या कर दिया जाता है, उस दीवार को कलर कर दिया जाता है और उसके ऊपर फिर ये पेंटिंग बनाई जाती है। तो ये हो गई जिरौती। जिन्हें मेंस के नहीं लिखना, भी पहले प्री देना है, वो याद रखेंगे कि जिरौती किस अंचल का प्रसिद्ध लोक चित्र है। तो निमाड़ अंचल में बनाया जाता है जिरौती। और कब बनाया जाता है, हरियाली अमावस्या के दिन बनाया जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाओ। सेकेंड नंबर पे निमाड़ का जो दूसरा फेमस चित्र है वो है पागल्या। पागल्या नामक चित्र, ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर है। तो देखो पागल्या नामक जो चित्र है, पहली चीज तो याद रखोगे क्या, कहां पर बनाया जाता है, किस अंचल में बनाया जाता है, तो निमाड़ अंचल में बनाया जाता है। निमाड़ का फेमस चित्र है। और दूसरी चीज देखो, यह जो निमाड़ अंचल में पागल्या नामक चित्र बनता है, यह बनता है शिशु जन्म के अवसर पर, जब शिशु का जन्म होता है उस टाइम पर बनता है।
शिशु जन्म के अवसर पर निमाड़ अंचल में कौन सा चित्र बनाया जाता है? तो शिशु जन्म के अवसर पर पगल्या चित्र बनता है कहां पर? आपके निमाड़ अंचल में। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक लाल या बिल्कुल लाइट पिंक गुलाबी कलर का, बिल्कुल लाइट, ठीक है, लाइट पिंक कलर का लिया जाता है। इसमें क्या, कागज, और कागज को लेकर के, है ना, कागज पर बनता है, कागज को लेकर के उसके साइड साइड में कुछ फूल पत्तियों से उसे डेकोरेट कर दिया जाता है बना करके, और उसके बीच में शिशु के पैरों की छाप बनाई जाती है। यहां पर हो सकते हैं आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, है ना, मैं शिशु जन्म की बात कर रही हूं, तो पैरों की क्या बनाई जाती है? छाप बनाई जाती है। अब उसके अलावा कहीं कहीं पर माँ लक्ष्मी के पैरों की यहाँ पर वो जो छाप है ना, वो उकेरते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है। तो शिशु जन्म के अवसर पर शिशु के पैरों की इसमें छाप बनाई जाती है, और कहीं कहीं पर माँ लक्ष्मी के पैरों की जो छाप है, आकृति है, उसे यहाँ पर बनाया जाता है। तो ये हो गया आपका पगल्या, जो कि निमाड़ नाम में, नाम सुन के शायद हंसी आ रही हो आपको, बट नाम यही है, पगल्या या पागल्या, ठीक है, पागल्या भी बोलते हैं या पागलिया भी इसे बोला जाता है। तो निमाड़ अंचल में लोग बड़े शौक से बनाते हैं पागल्या नामक चित्र, ठीक है। कब? शिशु जन्म के अवसर पर, और लगभग ऐसा दिखता है। यहाँ पर तो माँ लक्ष्मी के पैरों की छाप है, और इसी प्रकार से शिशु के, है ना, छोटे बच्चे के भी पैरों की छाप बनाई जाती है। तो जिरौती हरियाली अमावस्या के दिन बनाई जाती है। दरवाजे के अंदर दोनों साइड पहले गेरू से कलर कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर डिजाइन बनाई जाती है। पागल्या शिशु जन्म के अवसर पर निमाड़ अंचल में बनाया जाता है, जिसमें हल्के गुलाबी रंग का या लाल रंग का कागज दिया जाता है, साइड साइड से फूल पत्तियों से डेकोरेट करते हैं, और फिर उसके बीच में शिशु के पैरों की छाप बनाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो आपका चित्र निमाड़ अंचल में फेमस है तीसरे नंबर पर, वो है थाप चित्र। थाप या थापा, थाप या फिर थापा, ठीक है। तो सबसे पहले भाई प्री और मेंस दोनों वालों को, दोनों ही एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को क्या याद रखना है कि किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, किस अंचल में यह जो चित्र है बनाया जाता है? तो निमाड़ अंचल में। अब तो वो चारों अंचल आपको बिल्कुल मुजवानी याद हो गए होंगे ना, इसमें कोई याद करने जैसा, ये बहुत ज्यादा समझने जैसा या लोड लेने जैसा नहीं है भाई। मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड, भौगोलिक जो आपकी संरचना है मध्य प्रदेश की, वो भी हम पढ़ेंगे। वहां पर आप 7 भौगोलिक संरचनाएं पढ़ेंगे। तो चीजों को थोड़ा सा तो आपको दिमाग को अपना कंसंट्रेट तो करना ही पड़ेगा, तभी आप एग्जाम को पास कर पाओगे। छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं भाई, राज्य की सबसे बड़ी सेवा देने जा रहे हो आप, राज्य की सबसे बड़ी सेवा में बैठने जा रहे हो आप, तो इतनी तो कैपेसिटी होगी ही आपके अंदर, नहीं होगी तो लेकर आओ, होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो थाप चित्र या थाप चित्र की अगर बात की जाए, तो थाप चित्र जो है निमाड़ अंचल में सेल सप्तमी के दिन बनाया जाता है। सेल सप्तमी या दशहरा, सेल सप्तमी या दशहरे के दिन निमाड़ अंचल में थाप चित्र बनाया जाता है। थाप, थाप से समझ में आ रहा है ना, ये देखो मैंने चित्र भी यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर लगा दिया है, थाप। तो वाकई में सेल सप्तमी के दिन या फिर दशहरे के दिन निमाड़ अंचल में जो है थाप चित्र बनाया जाता है। कैसे? गोबर का उपयोग करके। होता क्या है, दशहरे के अवसर पर हल्दी, है ना, हल्दी का प्रयोग करते हैं, गेरू का प्रयोग करते हैं, या गोबर का उपयोग करके हाथ की क्या लगाते हैं, थाप लगाते हैं दीवार पर। हल्दी, गोबर या गेरू का प्रयोग करके दशहरे या सेल सप्तमी के दिन हाथ की थाप लगाई जाती है दीवार पर। तो इस तरह से ये कौन सा चित्र बन जाता है, थाप चित्र बन जाता है। ये देखो है ना, हाथ की यहाँ पर क्या लगाई गई है, थाप लगाई गई है। तो ये हो गया थाप चित्र। नेक्स्ट, बहुत इजी है। देखो अभी लगता है ना बहुत सारे चित्र हैं, बहुत सारे आपके जो भी संस्कृति के अंतर्गत लोकगीत, लोक नाट्य आप पढ़ोगे, है ना, जो हमारे लिटरेचर है उसके बारे में पढ़ोगे, तो थोड़ा लगेगा स्टार्टिंग में कि तो बहुत सारे हैं, याद कैसे होंगे। अपने आप याद हो जाता है सब कुछ, बस समझ के पढ़िए, और बस अंचल याद रखिए, समझ के पढ़िए और इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। अगर इंटरेस्ट नहीं लेकर आओगे अंदर से, अब जैसे कोई भी ट्रेंडिंग रील्स है ना, कोई भी रील जो है ट्रेंड में आ जाती है, तो अपने आप आपको वो याद हो जाती है, चाहे वो जाने मेरी जाने मन हो, फिर चाहे वो कच्चा बादाम हो।
क्यों? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो उसमें चलो ना भी लेकर आओ, फिर भी अपने आप आपका इंटरेस्ट चला जाता है। बट यार पढ़ाई मैं एक्सेप्ट करती हूँ, थोड़ी तो चलो बोरिंग है, ये मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ कि आप जब फोन चलाने बैठते हो, रील्स देखने बैठते हो, तो 1 घंटा कब बीत जाता है पता नहीं चलता। लेकिन जब पढ़ने बैठते हो तो 1 घंटा हो सकता है कि बीतता ही ना हो, खत्म ही ना होता हो। थोड़ी तो बोरिंग होती है, लेकिन उसे इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। जैसे आपने इंस्टा को, जैसे आपने यूट्यूब को, जैसा कि आपने व्हाट्सएप या FB सोशल मीडिया जो भी साइट्स है उसे इंटरेस्टेड बनाया है, उसी तरह से पढ़ाई को भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, तो ही आपको ये जो पूरा जर्नी है, MPPSC की जो जर्नी है या किसी भी एग्जाम को देने जाओगे आप, ये पूरी जर्नी आप तभी तय कर पाओगे जब आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अगर आपको 10 कदम चलना है तो आपको 20 कदम का टारगेट बनाना पड़ेगा। अगर टारगेट ऊंचा रखोगे, उसे पाने के लिए आप जितनी भी आपकी कैपेसिटी है शायद उससे ज्यादा मेहनत करोगे। लेकिन अगर आपने यहाँ टारगेट ही 4 कदम का बनाया है तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही कदम का फासला तय कर पाओगे। यकीन मानो, अगर टारगेट बड़ा रखोगे तो अगर आपने 20 का टारगेट रखा है तो आराम से आप 13, 14 या 15 कदम पर पहुंच जाओ, और कुछ दिनों में हो सकता है ये 20 कदम भी आपके कंप्लीट हो जाए। इसलिए टारगेट हमेशा बड़ा रखना। ठीक है, इंटरेस्ट पढ़ाई में आना चाहिए। इंटरेस्ट, जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक घर वालों के प्रेशर से कि नहीं तुम्हें सरकारी जॉब लेनी है, एनी हाउ तुमको PSC क्वालिफाई करना है, घर वाले कितना भी प्रेशर करें, आपको बाहर भेज दें, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा दें, कुछ भी नहीं होगा जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपके अंदर वो बात नहीं आएगी कि नहीं मुझे ही करना है। सबसे पहले ये सीखो, जो भी करो आप खुद के लिए करो। ठीक है, थोड़ा देखो एग्जाम के टाइम पर ना हमें सिखाया जाता है कि थोड़ा सेल्फिश बनो, सेल्फिश मतलब कि भाई अगर आपको DC की पोस्ट मिल जाएगी है ना, तो आपको अपने लिए DC की पोस्ट चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले अपने मन में ये लाओ, नहीं मुझे अपने लिए DC की पोस्ट चाहिए। भाई घर वाले, बिल्कुल हर किसी के घर वाले चाहते हैं, हर किसी के पेरेंट्स चाहते हैं, लेकिन वो तो बेचारे अंधेरे में रहते हैं ना। बच्चे को बड़े शहर में भेज दिया पढ़ने के लिए, बच्चे को हर वो सुविधाएं मुहैया करा दी कि नहीं बच्चा सिर्फ और सिर्फ पढ़े, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा पार्टी कर रहा है, बच्चा घूम रहा है, बच्चा अपना मैक्सिमम टाइम अपने फोन में दे रहा है। उन्हें तो नहीं पता ना, वो तो बेचारे घर में बैठे आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पहले तो खुद के साथ ईमानदार बनो, खुद के साथ कह सकते हैं कि अपना जो ड्रीम है, अगर आपका कोई ड्रीम है, जिस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप बाहर आए हो या घर में पढ़ रहे हो, पहले तो अपने ड्रीम को प्रायोरिटी दो। ठीक है, आपके ड्रीम को आपने प्रायोरिटी दी, यकीन मानो वो पूरा हुआ तो आपके घर वालों का भी ड्रीम पूरा हो गया। घर वाले क्या चाहते हैं यार, कि हमारी तो जिंदगी खत्म होने वाली है। अब तो देखो आज के टाइम पर कोविड के बाद से अब तो इतना सीख जाना चाहिए ना हमें, कब किसको क्या हो जाए कुछ भी भरोसा नहीं है, कुछ भी भरोसा नहीं है कब किसको क्या हो जाए, कब कौन सी महामारी आ जाती है, कब कौन सी कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, क्या कुछ भी आ जाए, है ना, कुछ भी भरोसा नहीं है लाइफ का। तो घर वाले तो यही चाहते हैं कि भाई लाइफ का भरोसा नहीं है, स्पेशली हमारा भी भरोसा नहीं है, एज हो गई है, नहीं भी आजकल 40+ अगर एज हो गई है तो एक कहीं ना कहीं जीवन पर खतरा मंडराने लगता है ना, कहीं हार्ट अटैक आ गया किसी को, कहीं कुछ हो गया, है ना, ईश्वर ना करे कभी किसी को ऐसा हो। बट जो चीजें हैं, रियलिटी है, उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तो बस पेरेंट्स यही चाहते हैं हमारी लाइफ बीत गई, हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे के साथ ऐसा कुछ ना हो, या हमने जो स्ट्रगल किया वो हमारा बच्चा ना करे। हम स्ट्रगल करके अपने बच्चे के भविष्य, सिर्फ और सिर्फ आपके भविष्य को संवारने के लिए आपके जो पेरेंट्स है वो अपना प्रेजेंट खत्म कर देते हैं। यकीन मानो, अपना प्रेजेंट खत्म कर देते हैं। उन्हें ना तो घूमने से मतलब होता है, ना तो उन्हें मतलब जितने भी शौक वाली चीजें होती है ना, हर कुछ वो त्यागते हैं सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो बिल्कुल अगर अभी भी आप सीरियस नहीं हो तो प्लीज सीरियस हो जाओ, और अगर नहीं हो सकते सीरियस, अगर आपने ठान लिया है कि नहीं हमको करना ही नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, तो डायरेक्ट आप अपने पेरेंट्स को जवाब दे दो कि हमें नहीं करना है। आप अपने पेरेंट्स को प्लीज अंधेरे में मत रखिए और ना ही खुद को अंधेरे में रखिए। भाई दूसरे फील्ड में हाथ पैर मारो, जरूरी नहीं है कि हर कोई डिप्टी कलेक्टर बन के बैठता है। दूसरे फील्ड में हाथ पैर मारो, हो सकता है दूसरे फील्ड के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हो, है ना। तो फिलहाल बहुत सारी हो गई बातें, आप सोच रहे होंगे कि मैम ये सब क्या बोलते चले जाते हो।
तो भाई बोलना जरूरी होता है, क्योंकि ये कोई मामूली एग्जाम नहीं है, ये कोई मामूली एग्जाम नहीं है। अगर आप सीरियस हो तो ही आप इस एग्जाम में बैठना, तैयारी करना। इनफैक्ट सीरियस होगे तभी तैयारी कर पाओगे, अदरवाइज यहाँ पर आप बैठ ही नहीं पाओगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे इतने महीनों तक, लंबे समय तक। ठीक है, तो थाप चित्र हो गया, निमाड़ अंचल में प्रसिद्ध थाप चित्र, जो कि सेल सप्तमी या दशहरे को बनाया जाता है। हाथ की थाप गोबर या गेरू का प्रयोग करके, हाथ हल्दी का प्रयोग करके हाथ की थाप यहाँ पर लगाई जाती है। तो थाप चित्र हो गया। नेक्स्ट अगला है मोरधन। मोरधन चित्र की बात करें तो ये भी निमाड़ अंचल में बनाया जाता है। निमाड़ क्षेत्र में ही मोरधन चित्र बनाया जाता है। मुझे ना ये मोरधन चित्र की जो इमेज है ना पर्टिकुलर वो मिल नहीं पाई, इसलिए मैंने मोर से रिलेटेड एक इमेज लगा दी है आपके सामने स्क्रीन में। तो ये जो मोरधन चित्र है ये बनाया जाता है निमाड़ अंचल में, और प्रमुख रूप से दिवाली के टाइम पर, दिवाली में जहां पर हर जगह रंगोली बनाई जाती है अलग अलग कलर्स का प्रयोग करके, वहीं पर निमाड़ अंचल के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे आपके जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर मोरधन नामक चित्र बनाया जाता है। ठीक है, तो किस अवसर पर बनाया जाता है मोरधन? दीपावली के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर बनाया जाता है मोरधन चित्र। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, थाप हो गया, मोरधन हो गया, है ना। लेकिन इसके पहले मैंने आपको जो फर्स्ट चित्र बताया था जिरौती, जिरौती आप मेंस के लिए भी, मैं स्टार बनाती जाती है, जो मेंस के लिए भी याद रखना है, जिरौती आप मेंस के लिए भी याद रखना। 3 मार्कर में मे भी पूछ लिया जाए। ईरत चित्र, ईरत चित्र, ठीक है। ईरत चित्र की बात की जाए तो यह भी निमाड़ अंचल का एक फेमस चित्र है। एज सच मेंस में नहीं पूछा जाना चाहिए इसे, ठीक है। तो निमाड़ अंचल में ईरत चित्र बनाया जाता है, ठीक है। जब शादी होती है, जब विवाह होता है, तो विवाह के बाद ये लगभग हर जगह यह जो रिचुअल है ये फॉलो किया जाता है कि जब जोड़ा आता है, दूल्हा दुल्हन का जब जोड़ा आता है, तो पूजा करने के लिए वो कुल देवी के मंदिर जाता है। तो ठीक इसी प्रकार निमाड़ अंचल में जब विवाह होता है, तो विवाह के समय जब जोड़ा, विवाहित जोड़ा जब कुल देवी की पूजा करने के लिए जाता है, उस टाइम, उस समय ईरत नामक चित्र बनाया जाता है और इसी चित्र की पूजा की जाती है। तो किस निमाड़ अंचल में किस अवसर पर विवाह, विवाह के समय ईरत चित्र बनाया जाता है, जिसमें कुल देवी की पूजा, मान के चलो कुल देवी का प्रतीक है, ठीक है, कुल देवी के प्रतीक के रूप में ये चित्र बनाया जाता है। कुल देवी की पूजा के समय ये चित्र बनाया जाता है और उसके बाद फिर पूजा की जाती है। तो ईरत चित्र निमाड़ अंचल का प्रसिद्ध चित्र है, जो कि विवाह के समय कुल देवी की पूजा करने के दौरान बनाया जाता है। नेक्स्ट है छठा है कंचाली भरना। ये प्रीलिम्स में आ सकता है, कंचाली भरना, कंचाली भरना। तो कंचाली भरने में देखो कोई खास चित्र नहीं होता है। इसमें क्या किया जाता है कि जब विवाह होता है निमाड़ अंचल में और नव विवाहित जोड़ा यानी दूल्हा और दुल्हन के सर पर रखा जाता है कलश, और कलश रख करके उनके गालों में गुलाल लगाया जाता है, और जब गाल में गुलाल लग जाता है तो गुलाल से गाल भर जाता है, उसे ही कहते हैं कंचाली भरना, ठीक है। तो निमाड़ अंचल में कंचाली भरी जाती है, निमाड़ अंचल में कंचाली भरी जाती है, विवाह के समय कंचाली भरी जाती है। कैसे? दूल्हा दुल्हन के सर पर रखते हैं कलश और फिर उनके गालों में गुलाल लगाते हैं और उसे बोलते हैं कंचाली भरना, ठीक है। कोई खास चित्र नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये मैंने कुछ प्रमुख 6 चित्र आपको बताए जो कि निमाड़ अंचल में बनाए जाते हैं, बड़े फेमस चित्र हैं। एक बार मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ। पहला चित्र जिरौती पढ़ा आपने, जिरौती चित्र जो कि हरियाली अमावस्या के दिन बनाया जाता है। दूसरा चित्र आपने पढ़ा कागल्या,
पागल्या शिशु जन्म के टाइम पर बनाया जाता है, जिसमें हल्के गुलाबी या लाल रंग के कागज में साइड साइड में फूल पत्तियों की आकृति बना करके शिशु के पैरों की छाप बीच में लगाई जाती है। तीसरा आपने पढ़ा थाप चित्र, हाथों की, है ना, हाथों की थाप लगाई जाती है दीवारों पर दशहरे के दिन या सेली सप्तमी के दिन। उसके बाद आपने मूर्धन चित्र पढ़ा, दीपावली के दिन निमाड़ अंचल में मूर्धन चित्र बनाया जाता है। और फिर आपने ईरत चित्र पढ़ा, विवाह के अवसर पर ही ईरत चित्र कुलदेवी की पूजा करने के दौरान टाइम पर बनाया जाता है। और फिर आपने पढ़ा कंचाली चित्र। अब ये 6 चित्र आपको कंचाली भरना है। ये 6 चित्र आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है किस अंचल का प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, इतना ही आता है अभी तक, तो यहीं तक क्वेश्चन आया है। और मेंस के लिए जिरौती याद रखना। और इस तरह से निमाड़ अंचल के प्रमुख चित्र हो जाते हैं समाप्त। फिर आते हैं अपन मालवा में। मालवा अंचल के प्रमुख चित्रों को फटाफट से देखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो निमाड़ हो गया, मालवा अंचल के प्रसिद्ध चित्र। और मालवा अंचल के प्रसिद्ध चित्रों की जब बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे चित्रावड़ चित्र के बारे में, चित्रावड़ चित्र के बारे में। और इसमें भी स्टार लगा लो, क्योंकि यह चित्रावड़ चित्र मेंस और प्री दोनों में पूछा जा सकता है। मेंस में, प्रीलिम्स में कैसे पूछा जा सकता है, बस वही अंचल पूछा जाएगा। चित्रावड़ चित्र किस अंचल का प्रसिद्ध चित्र है, या फिर चित्रावड़ चित्र किस अवसर पर बनाया जाता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से उठ सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको मालूम है कि मालवा अंचल का प्रमुख चित्र है। और दूसरा भी आप यहाँ पर क्वेश्चन तैयार कर लीजिए कि किस अवसर पर बनाया जाता है। चित्रावड़ चित्र एक विशेष जाति के द्वारा, चित्रावड़ चित्र मालवा में एक विशेष जाति के द्वारा विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। ठीक है, और जिस जाति के द्वारा यह चित्र बनाया जाता है उस जाति को चित्रे जाति बोला जाता है। चित्रे जाति के द्वारा विवाह के अवसर पर यह चित्र बनाया जाता है। और यह चित्र बनाने के बाद यह जो जाति है ये आंखों के हिसाब से नेग लेती है। आंखों के हिसाब से कैसे, अपने चित्र में इस जाति ने जितनी आंखें बनाई होंगी, यहाँ पर इस चित्र के अंदर चूंकि विवाह के समय बनाया जाता है तो यहाँ पर दूल्हा, दूल्हे की आकृति बनाई जाती है, दुल्हन की आकृति बनाई जाती है, जो डोली लेकर जाते हैं उनकी आकृति बनाई जाती है ना। कुछ आपके यहाँ पर पक्षियों की आकृति बनाई जाती है, कुछ पशुओं की जैसे घोड़े, हाथी, पशु पक्षियों यानी घोड़े, हाथी, है ना, इत्यादि ऐसे पशुओं की आकृति बनाते हैं। तो सबकी आंखें होती है ना, तो उन आंखों को गिना जाता है कि इस चित्र में टोटल कितनी आंखें बनी हैं। और फिर आंखों के हिसाब से ये जो चित्रे जाति के लोग हैं वो नेग लेते हैं विवाह के समय पर। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ गया चित्रावड़ मालवा का प्रसिद्ध चित्र है, चित्रे जाति के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर इस चित्र के अंदर जितनी आंखें बनाई जाती हैं उस हिसाब से नेग लिया जाता है इस जाति के द्वारा। घोड़े, हाथी, भगवान, ठीक है, बहुत सारी आकृतियां इस चित्र में बनती हैं। और मानते हैं कि ये जो चित्र जाति के लोग होते हैं वो इस चित्र में इतने सिद्धहस्त होते हैं कि किसी भी प्रकार के पहले तो कोई स्केच बनाते ही नहीं है, डायरेक्ट वो रंग भरना स्टार्ट कर देते हैं, इतने ज्यादा सिद्धहस्त होते हैं। तो ये हो गया आपका चित्रावड़। चित्रावड़ के बाद में आपको ये जो स्क्रीन पे एक और चित्र दिख रहा है इसे कहा जाता है मांडना चित्र। मांडना चित्र, तो यह भी मालवा का प्रसिद्ध चित्र है। मांडना भी कहाँ बनाया जाता है भैया, मालवा में बनाया जाता है मांडना चित्र भी। इसके अलावा ये किस अवसर पर बनाया जाता है, तो भाई कोई भी शुभ अवसर जब होता है, ठीक है। मालवा के अलावा ये जो चित्र है ना, निमाड़ के भी कुछ अंचलों में बनाया जाता है, निमाड़ के भी कुछ क्षेत्रों में बनाया जाता है।
जब कोई शुभ अवसर होता है, कोई भी शुभ अवसर हो या कोई शुभ दिन हो या घर में स्त्रियों का, महिलाओं का उपवास हो, तो उस दिन घर के फर्श पर बनाती हैं। देख के पता चल रहा होगा ऑलरेडी फर्श पे ही बना हुआ है, तो घर के फर्श पर बनाती हैं। सबसे पहले तो ना घर की फर्श को मिट्टी से लीप देती हैं, अगर फर्श सीमेंटेड है तो नहीं, बाकी अगर मिट्टी का है तो घर के फर्श को क्या करती हैं, मिट्टी और गेरू से लीप, पहले गोबर से लीपती है, मिट्टी और गोबर से लीपती है, उसके बाद गेरू से क्या करती है, कलर करती हैं, और फिर उसके ऊपर देखो ये डिजाइन बनाती हैं, है ना, ये क्या करती हैं, डिजाइन बनाती हैं। और माना जाता है कि इसमें ये रेखाओं का बिल्कुल कल्पनाशील एक जाल बनाती है। यानी माड़ना नामक जो चित्र है ये रेखाओं के प्रयोग से बनता है। किसके प्रयोग से? रेखाओं के प्रयोग से बनता है, यानी रेखाओं का एक कल्पनाशील जाल बनाती है मालवा की महिलाएं, और अनगिनत रेखाएं होती हैं, और उन्हीं रेखाओं का यूज कर करके ये पूरी एक क्या कर देती है, डिजाइन बना देती हैं। तो इस तरह से आपका ये जो मांडना चित्र है मालवा अंचल में बन जाता है, जो कि काफी ज्यादा कहते हैं फेमस होता है। तो ये हो गया आपका मांडना चित्र। ठीक है, तो पहला चित्र आपने पढ़ा चित्रावड़, जो कि मांडना में भी स्टार लगा लो, में भी पूछ लिया जाए, चित्रावड़, और दूसरा आपने पढ़ लिया क्या, मांडना चित्र। नेक्स्ट आ जाओ, अगला है मालवा अंचल का ही प्रसिद्ध चित्र है संजा। और ये संजा आपने कई बार संजा का नाम सुन लिया। सबसे पहले आपने देखा था संजा पर्व कि मालवा अंचल में पितृपक्ष के टाइम पर किशोरियों के द्वारा 16 दिनों तक संजा पर्व मनाया जाता है। फिर आपने संजा पर्व के अंदर ही पढ़ा कि संजा गीत भी गाए जाते हैं। संजा यानी अगर पूछा जाए कि संजा नामक लोकगीत किस अंचल में गाया जाता है, मालवा अंचल में गाया जाता है। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं संजा नामक चित्र। तो आप देख लो स्क्रीन पे, ये जो चित्र दिख रहा है यह है संजा का चित्र। संजा पर्व पर जो घर की या मालवा अंचल की जो किशोरियां हैं वो दीवारों पर इस प्रकार का चित्र बनाती हैं, है ना, इसे ही संजा पर्व संजा चित्र कहा जाता है। संजा पर्व पर बनाया जाता है यह चित्र, और यह जो पर्व है ये पितृपक्ष के टाइम पर आता है। 16 दिनों तक यह पर्व चलता है। बाकायदा पूजा करती है हर रोज शाम में, और आखिरी दिन संजा की विदाई की जाती है। यहाँ पर ये संजा बनी हुई है, देखो मेन जो है संजा बनी हुई है। तो ये है आपका पूरा का पूरा संजा चित्र। और संजा चित्र की खास बात ये है कि इसमें लगभग गोबर के प्रयोग से पूरी आकृति बनाई जाती है। मतलब पत्तियां भी जो बनती हैं वो भी गोबर के प्रयोग से बनाई जाती हैं, फूल जो बनते हैं ना वो भी गोबर से ही बनाए जाते हैं। तो पूरी की पूरी जो आकृति है संजा के अंदर वो आपकी श्राद्ध के टाइम पर गोबर से बनाई जाती है। तो मुझे नहीं लगता लिखने की कोई खास जरूरत होगी, और यह भी चित्र मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मालवा का प्रसिद्ध चित्र है किशोरियों के द्वारा पितृपक्ष 16 दिन, ठीक है, चलता है। मतलब ये पूरा संजा पर्व है, 16 दिन चलता है। तो ये तो आपने पर्व में पढ़ा ही है। पितृपक्ष के समय गोबर से बनाया जाता है। गोबर से बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है आपका संजा चित्र। संजा के अलावा मालवा में एक और चित्र जो है बनाया जाता है, लेकिन फेमस सबसे प्रमुख 3 चित्र हैं जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताए। एक तो चित्रावड़ याद रखना, दूसरा मांडना याद रखना। चूंकि देखो आपके पास समय कम है मेंस के लिए, इसलिए मैं वो सारे बातें यहाँ पर या सारे जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी, है ना तो मेरे लिए पॉसिबल है ना तो आपके लिए पॉसिबल है। रीजन ये है कि ना तो पढ़ने का आपके पास समय है, मैं तो कर दूं, चलो ठीक है मैं तो कर दूंगी, लेकिन आपके पास समय नहीं है। और अगर मैं सारा कंटेंट एक साथ बिल्कुल भूसा जैसा अगर आपको दे दूंगी ना, तो क्या होगा, एग्जाम में क्या होता है, लास्ट टाइम पर लास्ट मोमेंट में हम हमेशा क्या करते हैं, मतलब हर कोई स्टूडेंट जो सीरियस स्टूडेंट होता है वो
हमेशा करता है कि जो इम्पोर्टेंट है ना, उसका रिवीजन कर लें, या नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ लें। तो इस क्लास को लेने से क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता चल पाएगा और आप जो है अननेसेसरी जो चीजें हैं उसे पढ़ने से बचोगे। संज्ञा के बाद तीसरा है संज्ञा। इसके बाद आपको एक याद रखना है सवनाही। सवनाही का मैंने इमेज तो नहीं लगाया है, सवनाही चित्र। सवनाही चित्र कब बनाया जाता है? तो पहली चीज तो मालवांचल में बनाया जाता है, मालवांचल में बनाया जाता है सवनाही चित्र। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ना प्री के लिए और ना ही मेंस के लिए। तो एक तो ये मालवांचल में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? सवनाही नाम से मालूम पड़ रहा है कि हो ना हो श्रावण मास में बनाया जाता होगा। तो वाकई में श्रावण मास में जो हरितालिका तीज आती है, श्रावण मास की हरितालिका तीज के अवसर पर, श्रावण मास की हरितालिका तीज के अवसर पर सवनाही नामक चित्र मालवा अंचल में बनाया जाता है। बस इतना ही याद रखिएगा, काफी है। ठीक है, तो मालवा में आपने प्रमुख रूप से 4 चित्र पढ़े। सबसे पहले आपने चित्रावण, विवाह के टाइम पर बनाया जाता है, चित्र जाति के द्वारा बनाया जाता है, जितनी आंखें बनाते हैं उन आंखों के हिसाब से नेग लेते हैं। देन आपने पढ़ा मांडना चित्र। ठीक है, शुभ अवसरों पर महिलाओं के द्वारा जमीन पर बनाया जाता है। फिर आपने पढ़ा संजा। संजा चित्र जो है ये गोबर से बनाया जाता है मालवा की किशोरियों के द्वारा संजा पर्व के अवसर पर, जो कि श्राद्ध यानी पितृपक्ष के समय आता है। उसके बाद आपने सवनाही पढ़ा, हरितालिका तीज के टाइम पर सवनाही चित्र बनाया जाता है मालवा अंचल में। तो ये हो गए आपके निमाड़ और मालवा दोनों ही अंचलों के चित्र समाप्त। बस मुझे 2 मिनट का टाइम देंगे तो मैं पानी पी लेती हूँ। चलिए, निमाड़ मालवा ये दोनों अंचल खत्म। अब आ जाते हैं बघेलखंड अंचल के प्रमुख चित्रों में। बघेलखंड अंचल, तो देखो संपूर्ण मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो बघेलखंड एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर चित्रों का काफी ज्यादा महत्व है। एक छोटी सी भी पूजा होती है तो यहाँ पर, जहां पर अभी लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, वहां पर लोग चित्र जरूर बनाते हैं। एक छोटी सी भी पूजा होती है तो यहाँ पर काफी ज्यादा महत्व है। महिलाएं पर डे जब साफ सफाई करती है ना, प्रतिदिन की जो उनकी दिनचर्या में साफ सफाई जब करती हैं, तो साफ सफाई करने के बाद वो एक ना एक डिजाइन या चित्र जरूर बनाती हैं, उसके बाद वो घर में प्रवेश करती हैं। तो काफी ज्यादा महत्व है और लोग काफी ज्यादा कह सकते हैं कि प्रेमी हैं इस चीज के। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो एक बड़ा फेमस है चित्र यहाँ का, जिसका नाम है कोहबर। आपके सामने स्क्रीन पे बना भी हुआ है। बघेलखंड का जो सबसे प्रमुख चित्र है वो है कोहबर, कोहबर चित्र, है ना। कोहबर चित्र जो है ये विशेष रूप से बघेलखंड में ही बनाया जाता है और विवाह के समय बनाया जाता है। विवाह के टाइम पर जो वर पक्ष है यानी जो दूल्हा है, दूल्हे पक्ष की साइड भी उनके घर में भी बनता है और दुल्हन के घर में भी बनाया जाता है कोहबर। और उस कोहबर में विवाह के टाइम पर पूजा पाठ किया जाता है। ठीक है, दूल्हा और दुल्हन जो नवविवाहित जोड़ा है उसे बिठाकर पूजा करते हैं।
कोहबर के सामने बिठा करके। तो हालांकि ये तो मैंने कोहबर मुझे जो मिला वो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लगा दिया। बाकी बेसिकली कोहबर का जो यूज है, मतलब कोहबर जिस प्रकार से बनाया जाता है, यानी जिस कलर का प्रयोग किया जाता है, वो आपने शायद सुना हो, जो कलर पैर में लगते हैं, पैर में जो कलर लगाया जाता है उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो नेचुरल कलर मिल जाते हैं, है ना, उनका प्रयोग करके कोहबर बनाया जाता है। दीवार पे बनता है ये कोहबर। तो बघेलखंड में कोहबर नामक चित्र बड़ा फेमस है। कोहबर बघेलखंड में बनाया जाता है, बघेलखंड में बनाया जाता है, विवाह के अवसर पर बनता है, विवाह के अवसर पर कोहबर चित्र बनाया जाता है। और इसी कोहबर चित्र की पूजा की जाती है दूल्हा दुल्हन के द्वारा। दूल्हा दुल्हन के द्वारा इसी कोहबर चित्र की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है, विवाहित जो युगल है उसके द्वारा। तो ये हो गया आपका कोहबर चित्र। उसके बाद नेक्स्ट है तिलंगा चित्र। ठीक है, तिलंगा चित्र की मुझे इमेज सच कुछ खास मिली नहीं, तो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लगाई भी नहीं। तिलंगा चित्र पहली बात तो बघेलखंड में बनाया जाता है, बघेलखंड में तिलंगा चित्र बनाया जाता है। और दूसरी चीज, तिलंगा नाम से तिल आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें कोयले का प्रयोग करते हैं, कोयले का प्रयोग करते हैं, और कोयले में डालते हैं तिल्ली का तेल। कोयले में डाला जाता है तिल्ली का तेल। कोयले में तिल्ली का तेल डालकर जो चित्र बनाया जाता है उसे ही कहा जाता है तिलंगा चित्र। समझ में आई बात? ये पूछा जा सकता है, बघेलखंड में कोयले में तिल्ली का तेल डालकर जो चित्र बनाया जाता है उसे ही दीवार पर बनता है। ठीक है, ये कोहबर भी दीवार पर बनाया जाता है, और जो तिलंगा चित्र है इसे भी दीवार पर बनाया जाता है। तो तिलंगा में कोयले में तिल्ली का तेल मिलाकर चित्र बनाया जाता है दीवार पर, उसे ही तिलंगा चित्र कहा जाता है। नेक्स्ट अगला जो चित्र है उसका नाम है छठी चित्र। छठी यहाँ पर नाम में देखो छठ आ रहा है। तो वाकई में जब शिशु का जन्म होता है, ठीक है, जब शिशु का घर में बच्चे का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है, तो बघेलखंड में क्या किया जाता है कि जन्म के छठे दिन, छठी लिखा हुआ है ना, जन्म के छठे दिन एक चित्र बनाया जाता है और माना जाता है वह चित्र है छठी माता का, और छठी माता का चित्र बना करके उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो छठी चित्र बघेलखंड में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? तो शिशु जन्म के छठे दिन बनाया जाता है ना। छठी माता का चित्र है ये एक प्रकार से, छठी माता, और इनकी क्या की जाती है, फिर पूजा की जाती है। आई थिंक बघेलखंड में लोग मानते हैं कि इस पूजा के बाद ही जो जच्चा और बच्चा है उसे रूम से, घर से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर मैं सही हूं तो छठी चित्र बघेलखंड में शिशु जन्म के छठे दिन मनाया जाता है, और इसी दिन छठी माता की पूजा की जाती है और जो है बच्चे को रूम से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, फिर आ जाओ, नेक्स्ट है नेउरा नमे। नेउरा नमे भी बघेलखंड के याद रखिएगा, कोहबर, तिलंगा, छठी, नेउरा नमे, कोहबर, तिलंगा, छठी, नेउरा नमे, याद रहेगा। नेउरा नमे की अगर बात की जाए तो जब भाद्रपद मास में, ठीक है, भाद्रपद मास में नेउरा नमे नामक चित्र बघेलखंड की महिलाएं बनाती हैं। भाद्रपद मास की आपकी जो नवमी आती है, ठीक है, भाद्रपद मास की जो नवमी आती है, इस दिन बघेलखंड की महिलाएं चित्र बनाती हैं नवमी के दिन
फास्ट रखती हैं, पूजा करती हैं और पूजा करने के बाद ही अपना फास्ट यानी व्रत खोलती हैं। इसमें नेवरा नमे, इसमें चित्र किसका बनाया जाता है? तो नेवरा, बघेलखंड में नेवले को नेवरा बोला जाता है, नेवले को नेवरा बोला जाता है, ठीक है। और नेवले का ही चित्र बनाया जाता है दीवार पर महिलाओं के द्वारा। इसकी एक कहानी प्रचलित है, नेवले का चित्र बनता है इसमें, याद रखिएगा। बघेलखंड के किस चित्र में नेवले का चित्र बनाया जाता है? तो नेवरा नमे में नेवले का चित्र बनाया जाता है। इसके पीछे एक कहानी बड़ी फेमस है, आई थिंक बचपन में आप सभी लोगों ने सुनी थी। माना जाता है कि एक महिला थी, ठीक है, और महिला के गर्भ से, आई थिंक गर्भ से ही, हाँ, गर्भ से एक बच्चा जन्म लेता है और बच्चे के साथ साथ एक नेवला भी जन्म लेता है। अगर मैं सही हूं तो, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है, अगर आपको भी ये कहानी याद हो या आपने सुनी हो तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं करेक्ट नहीं होंगी तो महिला के गर्भ से एक बच्चा और एक नेवला दोनों ही साथ साथ जन्म लेते हैं, ठीक है। फिर होता यह है कि अब नेवला भी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, नेवला भी धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। तो बच्चा भी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था और नेवला भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन नेवला, मानते हैं कि नेवला अपनी माँ को और अपने भाई को इतना ज्यादा प्रेम करता है और इतनी मतलब बहुत अथाह प्रेम करता था। और माँ भी स्वाभाविक सी बात अपने बच्चे यानी नेवले को प्रेम करती थी, लेकिन उनका जो एक बच्चा था वो अभी बहुत छोटा था और कोई समझदारी नहीं थी उसके अंदर, ठीक है। एक बार जो नेवले की माँ है वो नेवले को समझा करके जाती हैं कि तुम, यानी कि बहुत ज्यादा केयरिंग था, एक तरह से कह सकते हैं वो नेवला बहुत ज्यादा केयरिंग था। तो उनकी माँ को बाहर नहाने जाना होता, तो पहले तो वॉशरूम होते नहीं थे, है ना, घर पे, तो उनको बाहर नहाने के लिए जाना था, नदी, ठीक है। जब वो नदी में किनारे जाती है नहाने के लिए और उनके मन में ये था कि नहीं, बिल्कुल निश्चिंत होकर जाती हैं कि नहीं, नेवला है, जो भी नाम हो, नेवला है और वो मेरे बच्चे की केयर करेगा। और जब वो नहा के वापस लौटती हैं तो देखती हैं कि नेवले के मुंह में खून ही खून लगा हुआ था। नेवले का जो पूरा मुंह है वो खून से भरा हुआ था। वो बिल्कुल डर जाती है, उन्हें ऐसा लगता है कि नेवले ने उनके बच्चे को बिल्कुल खा लिया है, ठीक है। तो वो फटाफट कुछ भी नहीं देखती हैं और गुस्से से उस नेवले को मार डालती हैं कि भाई मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को इसने खा लिया है करके, तो कल को ये कुछ भी कर सकता है। उन्होंने नहीं देखा कि वास्तव में है क्या, वास्तव में सच्चाई क्या है, तो उसको मार डालती है नेवले को। और उसके बाद जब रूम में जाकर देखती हैं तो उनका बच्चा बिल्कुल सही सलामत सो रहा था और नीचे सांप मरा हुआ पड़ा था, है ना, कटा हुआ सांप पड़ा था। तो फिर उनको रियलाइज होती है ये बात कि नहीं, सांप से रक्षा के लिए, यानी सांप से मेरे बच्चे को बचाने के लिए नेवले ने अपने मतलब सांप को मार डाला था और मैं जो है नादान समझ नहीं पाई, है ना, मैं मूर्ख समझ नहीं पाई और मैंने अपने बेटे का ही खून कर दिया। और तब से मान्यता है कि उस दिन से ही नेवले की पूजा की जाती है और जो स्त्रियां हैं बघेलखंड की, वो भाद्रपद के नवमी के दिन व्रत रखती हैं, फास्ट रखती हैं और उसे नेवरा नमे नामक फास्ट के नाम से ही जाना जाता है और दीवार पर नेवले का एक चित्र बनाती हैं, ठीक है। आई थिंक बच्चे से ही रिलेटेड ये फास्ट होता होगा। तो ये थी भैया पूरी कहानी, जो मैंने सुनी है थोड़ा बहुत वो मैंने आपको बता दी। आपने भी अगर सुनी होगी तो आप मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। तो ये है नेवरा नमे। चलो, नेवरा नमे के बाद आ जाते हैं अब बुंदेलखंड में। तो अभी तक आपने, सबसे पहले हमने निमाड़ अंचल से शुरुआत की थी। निमाड़ अंचल में हमने जिरौती पर्व के जिरौती नामक चित्र के बारे में देखा, पागल्या नामक चित्र के बारे में पढ़ा, थाप चित्र देखा, मोरधन देखा, ईरत देखा, कंचाली भरना पढ़ा। फिर हम आ जाते हैं मालवा अंचल के प्रमुख चित्रों में। मालवा अंचल के अंतर्गत आपने चित्रावड़ पढ़ा, चित्रावड़ के अलावा हमने माडना नामक चित्र पढ़ा, माडना के बाद हमने पढ़ा आपका हाँ, मुख्य रूप से हमने ये दो चित्र पढ़े, है ना, मालवा में। और इसके अलावा संजा पर्व भी मैंने माफ कीजिएगा, संजा चित्र भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था। आई थिंक हाँ, वो मैंने हटा दिया है अगली स्लाइड से। संजा चित्र भी मैंने आपको बताया और मैंने सवनाही चित्र के बारे में आपको बताया। फिर हम आ गए बघेलखंड में। बघेलखंड में मैंने आपको कोहबर नामक चित्र बताया। कोहबर के बाद आपने तिलंगा के बारे में पढ़ा, छठी चित्र के बारे में पढ़ा और नेवरा नमे नामक चित्र के बारे में पढ़ा। तो ये 3 अंचल अपने तो हो गए हैं कंप्लीट। अब चौथा अंचल बचा है, फटाफट से उसे भी हम यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं।
बुंदेलखंड अंचल के प्रमुख चित्र। बुंदेलखंड अंचल के प्रमुख चित्रों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे चौक चित्र। चौक चित्र, ठीक है। चौक चित्र की अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड के अंदर, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर चौक चित्र सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर चौक चित्र, है ना, सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या माना जाता है, लोकप्रिय माना जाता है। और यहाँ पर जो चौक बनाया जाता है, जो भी शुभ अवसर है ना, पूजा हो गई, विवाह हो गया, सॉरी, पूजा हो गई, विवाह हो गया, जो भी शुभ अवसर है, शुभ अवसरों में चौक बनाया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर जो चौक बनता है, चौक बनाने के लिए चावल का आटा हो गया, ठीक है, गेरू हो गया, गेहूं का आटा हो गया, हल्दी हो गई, कुमकुम हो गई, खड़िया हो गई, इन सभी का प्रयोग करके अलग अलग रंग बनाए जाते हैं। जैसे चावल के आटे से सफेद रंग बना लिया, खड़िया से उससे गेरू से लाल बना लिया, कुमकुम से लाल बना लिया, इस तरह से अलग अलग रंग बनाए जाते हैं, ठीक है। और जो भी मंगल अवसर होता है ना, मंगल या जो भी शुभ अवसर होता है, शुभ अवसरों में फिर चौक बनाई जाती है और उस चौक को मंगल चौक के नाम से जाना जाता है। मंगल चौक के नाम से जाना जाता है। तो मंगल चौक कैसे बनाई जाती है, आपको मैंने बताया कि चावल के आटे का प्रयोग करके, गेहूं का प्रयोग करके, खड़िया, कुमकुम आदि का प्रयोग करके रंगों का निर्माण किया जाता है और फिर चौक बनाई जाती है और उसे क्या कहते हैं, मंगल चौक कहते हैं। नेक्स्ट है, अगला जो फेमस चित्र है वो है सुरैती चित्र। ये दीवार पर नहीं बनता, हाँ, ये मंगल चौक जो है, ये मंगल चौक फर्श पे बनती है, फर्श पर बनाई जाती है। फिर आ जाते हैं सुरैती में। सुरैती चित्र में, तो सुरैती चित्र में फर्स्ट एक फैक्ट, पहला फैक्ट तो यही है कि बुंदेलखंड, ये देखो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। सुरैती चित्र जो है ये बुंदेलखंड में बनाई जाती है। पहला तो मंगल चौक हो गया या चौक, और दूसरा हो गया भैया सुरैती, जो कि बनाई जाती है आपके कब, ये बनाई जाती है बुंदेलखंड में दीपावली के अवसर पर सुरैती बनती है। यहां पर इमेज में लगा देती हूं, एक मिनट। सुरैती बुंदेलखंड में बनती है और दीपावली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर बनती है, दीपावली के अवसर पर बनती है। और मुख्य रूप से इसमें मां लक्ष्मी का यहाँ पर चित्रण किया जाता है। दीपावली में किसकी पूजा होती है, लक्ष्मी माँ की पूजा होती है। तो इसमें क्या करते हैं, जो गृहिणियां होती है ना, गृहिणियां बनाती हैं माँ लक्ष्मी जी की आकृति, ठीक है। इसके अंतर्गत जो घर की लेडीज होती हैं वो लक्ष्मी जी की माँ लक्ष्मी की आकृति बनाती हैं और फिर रात में दीपावली में ना इसी आकृति की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और प्लस लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी यहाँ पर आलेखन किया जाता है, ठीक है। लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी, विष्णु की भी यहाँ पर आकृति बनाई जाती है, पूजा की जाती है। गेरू से पूरी आकृति बनती है, गेरू से, गेरू, ठीक है। ये है ना रंग लगभग ऐसा ही होता है, गेरू का रंग, जो आप जितना जो जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सुरैती चित्र बुंदेलखंड में
दीपावली के दिन बनाई जाती है, घर की जो लेडीज होती हैं उनके द्वारा बनाई जाती है, माँ लक्ष्मी की आकृति उकेरी जाती है और साथ ही साथ भगवान विष्णु की भी आकृति इसमें उकेरी जाती है। ठीक है, और यह जो पूरी आकृति है, पूरा जो चित्र है, ये बेसिकली बनता है किससे? ये बनता है आपका गेरू से। वहीं पर चौक की बात करें तो चौक में चावल, गेहूं, आपका खड़िया, कुमकुम, हल्दी सबका प्रयोग किया जाता है ना। और फिर सुरैती की बात करें तो सिर्फ गेरू का प्रयोग करते हैं। और फिर रात में बताया मैंने पूजा होती है और फिर माँ लक्ष्मी की कथा भी कही जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, अगला चित्र है नौरता। नौरता, तो नौरता चित्र बुंदेलखंड में नवरात्रि के टाइम पर बनाया जाता है। नौरता नाम है ना, नौरता। तो नवरात्रि के समय बुंदेलखंड में ये नौरता नामक चित्र कुंवारी कन्याओं के द्वारा बनाया जाता है। कुंवारी कन्याएं बनाती हैं ये नौरता नामक चित्र। और ये यहाँ पर प्रयोग किया जाता है मिट्टी का, हल्दी का, मिट्टी और हल्दी के प्रयोग से, मिट्टी एवं हल्दी के प्रयोग से चित्र बनाया जाता है ना, कुंवारी कन्याओं के द्वारा नवरात्रि के अवसर पर बुंदेलखंड में, है ना, जिसका क्या नाम है? नवरता नाम है। फिर एक और चित्र बनता है, ये तो हालांकि हर जगह ही बनता है दीपावली के टाइम पर। नंबर 4, गोवर्धन। गोवर्धन, है ना, दीपावली के टाइम पर जब गोवर्धन पूजा होती है तो गोवर्धन पूजा के समय गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाई जाती है और फिर उसकी पूजा की जाती है। तो ये तो हर जगह ही होता होगा। ठीक है, तो फर्श पर गोबर का उस दिन बहुत ज्यादा महत्व होता है। फर्श पर गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाई जाती है और फिर की जाती है पूजा। तो बुंदेलखंड के अंतर्गत आपने सबसे पहला जो देखा था चित्र, उसका नाम था चौक, जिसे मंगल चौक के नाम से भी जानते हैं। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है सुरैती चित्र, उसके बाद नौरता चित्र, उसके बाद आपको याद रखना है गोवर्धन चित्र। तो इतने कुछ चित्र आपको बुंदेलखंड अंचल के अंतर्गत याद रखना है। तो देखो यहाँ पर हमने 4 अंचलों के चित्र तो पढ़ लिए। हमने सबसे पहले निमाड़ अंचल के चित्र पढ़े, हमने मालवा के प्रमुख चित्र पढ़े, हमने बघेलखंड के पढ़े और हमने अब जो है बुंदेलखंड के प्रमुख चित्रों की भी चर्चा कर ली है। अब यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। अभी जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे वो मेंस में हो, वो टॉपिक है आदिवासी लोक चित्र कला। लोक चित्र को आज भी जिन्होंने सहेज कर और संरक्षित करके रखा है वो है आदिवासी। ठीक है, आदिवासियों में जाओगे आपको बहुत से ऐसे कलाकार मिल जाएंगे जिन्होंने अपने लोक चित्रों को विश्व में विख्यात किया है। फिर चाहे वो पिथौरा भित्ति चित्र हो, आपने पद्मश्री भूरीबाई का नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा जनगढ़ श्याम का, आपने नाम सुना होगा दुर्गाबाई व्याम का। तो ये सब क्या है? ये सब आदिवासी लोक कलाकार हैं जिन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से प्रसिद्धि हासिल की है और अपने चित्रों को विश्व में प्रसिद्ध कराया है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं आदिवासी लोक कलाओं में। आदिवासी लोक कला, और यहां पर मैं पहले ही स्टार बना देती हूं क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीजें आप पढ़ोगे वो प्री के लिए और मेंस, प्री और मेंस दोनों के लिए ही बड़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आदिवासी लोक कला की बात आएगी तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले पिथौरा भित्ति चित्र।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पिथौरा भित्ति चित्र। और आप एमपी का पेपर उठा लेना, यानी एमपी, सिर्फ एमपी पीएससी की बात नहीं कर रही हूँ, एमपी के किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देखना, जहां पर एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए होंगे, वहां पर एक आध क्वेश्चन आपको हर जगह कहीं ना कहीं पिथौरा भित्ति चित्र से देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे पिथौरा चित्र। इसे ही बोला जाता है पिथौरा चित्र। पिथौरा चित्र या पिथौरा चित्र, ठीक है। तो पिथौरा चित्र, चूंकि मैंने पहले ही टॉपिक डाल दिया है आदिवासी लोक कला, यानी कि ये जो पिथौरा चित्रकला होगी, आदिवासी लोक चित्रकला लिख लेंगे। जो पिथौरा आपका भित्ति चित्र है या लोक चित्र है, ये कहीं ना कहीं आदिवासियों का ही एक प्रकार से लोक चित्र होगा। आपके सामने स्क्रीन पर ये जो चित्र दिख रहा है, इसे ही कहा जाता है पिथौरा भित्ति चित्र। अभी तक आपने जितने चित्र पढ़े हैं, है ना, उन चित्रों को अगर आप सारे चित्रों को छोड़ दो तो ये पहला ऐसा चित्र है अभी तक जितने भी आपने पढ़े जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पिथौरा भित्ति चित्र केवल मध्य प्रदेश नहीं, केवल भारत नहीं, यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और इसके जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार है उन्हें कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो देखो क्या था, पिथौरा भित्ति चित्र की बात की जाए तो यह जो चित्र है ये प्रमुख रूप से भील जनजाति बनाती है। ये किस जनजाति का चित्र है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, यह किस जाति का चित्र है या किस जनजाति का चित्र है? तो ये भीली या भील जनजाति का फेमस चित्र है। और यहां से भी प्रीलिम्स में या मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि पिथौरा भित्ति चित्र किस जनजाति से संबंधित है। तो पिथौरा भित्ति चित्र मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति से संबंधित है। इसके अलावा यह जो चित्र है ये पहले, ये भित्ति चित्र मैंने लिखा है, पता है क्यों? क्योंकि ये जो पिथौरा चित्र है ये भित्ति में बनाया जाता था। भित्ति का मतलब होता है दीवार। यह चित्र बेसिकली दीवारों पर बनाया जाता था। आपके सामने स्क्रीन पे जो चित्र दिख रहा है यह भी देखो दीवार पर ही बनाया गया है। तो यह चित्र प्रॉपर दीवार पर बनाया जाता था। लेकिन अब के टाइम पर चूंकि विश्व में जो प्रदर्शनियां लगती हैं वहां पर भी इसका प्रदर्शन किया जाता है, तो अब उसके लिए इसे कागज या कैनवास पर भी बनाया जाने लगा है। तो बेसिकली यह जो चित्र है यह भित्ति यानी कि दीवार पर बनाया जाता है ना। लेकिन अब आज के टाइम पर इसे कागज और कैनवास पर भी बना दिया जाता है। तो भील जनजाति का फेमस चित्र मैं आपको बार बार बोल रही हूं कि सब भूल जाना भले ही, लेकिन इस भित्ति चित्र पिथौरा को मत भूलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह चित्रकला भील भीलाला जनजातियों में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसकी एक खास बात है कि भारत में जितने लोक चित्र बनाए जाते हैं उन सभी लोक चित्रों में एकमात्र यह एक ऐसा चित्र है जो ध्वनि संकेतों को सुन करके बनाया जाता है। समझ में आया? ध्वनि संकेतों को सुनकर बनाया जाने वाला चित्र कौन सा है? तो ये भारत का एकमात्र ऐसा चित्र है जिसे साउंड ध्वनि संकेतों को सुनकर बनाया जाता है। एक एक फैक्ट जो मैं आपको बताऊंगी जरूर याद रखिएगा। तो पहली चीज, पिथौरा भित्ति चित्र भील जनजाति का प्रसिद्ध चित्र है जिसे बेसिकली पहले के टाइम पर देखे तो दीवार पर ही बनाया जाता था, लेकिन अभी इसे कागज और कैनवास पर भी बना दिया जाता है। भारत का ये एकमात्र ऐसा चित्र है जिसे ध्वनि संकेतों को सुन करके बनाया जाता है, ठीक है। जो पिथौरा भित्ति चित्र सिखाने वाले होते हैं, जो गुरु होते हैं, है ना, उन्हें कहा जाता है पिथौरा बाबा। इस कला को सिखाने वाले जो होते हैं, सिखाने वाले पिथौरा बाबा कहलाते हैं।
पिथौरा बाबा कहलाते हैं। प्लस इस कला में जो सिद्धहस्त होते हैं, है ना, इस कला में जो सिद्धहस्त होते हैं उन्हें कहा जाता है लिखंदरा। जो इस कला में सिद्धहस्त होते हैं उन्हें कहा जाता है लिखंदरा। तो जो सिखाते हैं इस चित्र को उन्हें पिथौरा बाबा कहते हैं, और जो सिद्धहस्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें लिखंदरा के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर देखो जो जो सिद्धहस्त लोग हैं पिथौरा भित्ति चित्र के, या जो लिखंदरा लोग हैं, लिखंदरा जो सिद्धहस्त होते हैं उन्हें ही लिखंदरा कहा जाता है ना। तो जो लिखंदरा लोग हैं उनके मैं आपको नाम बता देती हूँ। प्रीलिम्स में तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी हालांकि अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, थोड़ा खुद से काम कर लोगे तो बहुत बेहतर होगा। तो जो लिखंदरा लोग हैं उनके मैं आपको नाम बता देती हूँ, बड़े फेमस हैं, जैसे पेमा फाल्या, ये आज अब नहीं रहे, पेमा फाल्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाता है। पेमा फाल्या किस लोक चित्र से या किस कला से संबंधित थे, तो ये थे आपके पिथौरा भित्ति चित्र से संबंधित। तो पेमा फाल्या हो गए। पेमा फाल्या के बाद पद्मश्री भूरीबाई, इनसे जुड़ा हुआ तो क्वेश्चन एमपीपीएससी में हाल में ही पूछा गया था। तो पद्मश्री भूरीबाई क्वेश्चन पूछा गया था कि पद्मश्री भूरीबाई किस कला से संबंधित है, और हमें बताना था मात्र चित्रकला, लोक नाट्य, इस तरह से ऑप्शन वहां पर फिक्स किए गए थे। तो हमें सिर्फ चित्रकला बताना था, लेकिन चूंकि आप मध्य प्रदेश के एग्जाम देने जा रहे हो तो पद्मश्री भूरीबाई, इन्हें हाल में 2021-22 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। तो इनके बारे में आप लगभग 3 और 5 नंबर में तो जरूर तैयार कर लीजिएगा। इनके विषय से जुड़ी हुई जो फेमस, जो खास जानकारी, मुख्य जानकारियां हैं, वो आप बिल्कुल यहां पर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो पद्मश्री भूरीबाई से रिलेटेड क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है, 2021 में भी इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। पेमा फाल्या जी के विषय में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये 2 लिखंदरा के नाम मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन में बता दिए हैं, पेमा फाल्या, पद्मश्री भूरीबाई, जो कि पिथौरा भित्ति चित्र से संबंधित है, और ये दोनों ही भीली कलाकार हैं। तो आप इनके बारे में जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये होमवर्क है। लगभग हर वीडियो में, हर क्लास में मैं आपको 1-2 होमवर्क देती हूं, और मेरे हिसाब से आप उसे करते भी होंगे। नहीं करते तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए ही कहा जाता है, आपके भले के लिए ही हम आपको होमवर्क या जो भी काम देते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज उसे जरूर किया करें, कुछ सोच समझ कर देते हैं या दिया जाता है। तो पेमा फाल्या, पद्मश्री भूरीबाई, ये 2 नाम आप तैयार कर लेंगे। तो ये सबसे पहले पिथौरा भित्ति चित्र पढ़ा, जो कि एक प्रकार से भीली चित्रकला थी, भीली चित्रकला थी। और आप स्क्रीन पर भी आराम से देख लो कि किस प्रकार से पिथौरा भित्ति चित्र का चित्रांकन किया जाता है भित्ति में। तो लगभग ऐसा ही यहाँ पर घोड़े बने हुए हैं, ठीक है, घोड़े हाथी, इस तरह से ही बड़ा ही सुंदर ये यहाँ पर चित्रण आपको देखने के लिए मिलेगा। भीली हो गया। उसके बाद चूंकि हम आदिवासी लोक चित्रकलाओं को पढ़ रहे हैं, तो अब हम देख लेते हैं गोंडी लोक चित्रकला के बारे में। गोंडी लोक चित्रकला, तो आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो संस्कृति को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जो लोक कलाकार हैं, ठीक है, उन्हें अलग अलग अवार्ड से, अलग अलग सम्मानों से सम्मानित किया जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछने का जो कहीं ना कहीं लोक चित्रकलाओं से या लोक कलाओं से जो तरीका है वो भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो आप उस हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे आज के टाइम पर जो आदिवासी लोक कला है उन्हें काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, भाई दिया भी जाना चाहिए। और उनके जो फेमस कलाकार हैं उन्हें मतलब देखो क्या होता है कि जो हमारे आदिवासी लोग होते हैं, ठीक है, हमारे देश में रह रहे, उनके पास संसाधनों की पहले भी काफी ज्यादा कमी थी। हम उन्हें क्यों बोलते हैं, हम जनजातियों को के नाम से उन्हें क्यों पुकारते हैं, इसलिए पुकारते हैं कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से वो जुड़े नहीं है। ठीक है, अब धीरे धीरे प्रयास करने के दौरान या प्रयास जो किए जा रहे हैं, ठीक है, प्रयास के करने के कारण जो है धीरे धीरे अब वो समाज में
आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कलाओं के क्षेत्र में हो। लेकिन कला या हम देखें कि होता ना जो हुनर है, हुनर उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, ठीक है। तो पहले तो चलो वो समाज की मुख्य धारा में ही नहीं थे लोग, बहुत सारे लोग जानते नहीं थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पर क्या है, अब कहते हैं ना कि भाई जो ये सदी चल रही है, इस सदी में हर कोई कहीं ना कहीं हर कोई एक दूसरे से जुड़ चुका है, ठीक है, हर कोई एक दूसरे की कलाओं से जुड़ चुका है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो उनकी कला है, उनकी कला को काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है और करना चाहिए, है ना। और उनके जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, सोचो पिथौरा भित्ति चित्र ध्वनि संकेतों को सुन करके और उनका उसका चित्रांकन कर दिया जाता है, तो शायद हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है, जो वो करते हैं। तो ये चीज हो गई। तो हमने भीली चित्रकला पढ़ा, अब हम गोंडी चित्रकला पढ़ लेते हैं। और इसके भी जो फेमस कलाकार हैं, हाल में बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे, और आपको होमवर्क दूंगी, नाम बता दूंगी, उसे भी 3 और 5 के हिसाब से आपको रेडी कर लेना है। तो जो आपकी गोंड चित्रकला है, गोंड चित्रकला में आपके एक बड़े फेमस चित्रकार हुए थे जिनका नाम था जनगढ़ श्याम। क्या नाम था? जनगढ़ श्याम। और जनगढ़ श्याम के द्वारा जो निजात की गई शैली थी, उस शैली को बोला गया है जनगढ़ कलाम शैली। यानी उन्होंने जो गोंडी चित्रकला है, गोंडी चित्रकला की एक शैली निजात की थी जिसका नाम है जनगढ़ कलाम शैली। तो जो गोंडी चित्रकला है, इसे ही कहा जाता है प्रधान जनगढ़ कलाम शैली, ठीक है। क्या कहा जाता है? प्रधान जनगढ़ कलाम शैली। तो ये किसकी वजह से? जो आपके जनगढ़ कलाम जी थे, ये गोंडी चित्रकला के बड़े फेमस कलाकार थे। जनगढ़ कलाम, जनगढ़ कलाम, ठीक है। और इनके जो भतीजे हैं वो भी आज के टाइम पर बहुत ज्यादा फेमस है, यानी बहुत अच्छे चित्रकार हैं। और इनकी एक बहन, वो भी बहुत फेमस चित्रकार है, उनका भी नाम हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो आपकी गोंडी चित्रकला है या जनगढ़ कलाम जो शैली है, इसमें भी नेचुरल कलर्स का यूज किया जाता है। जैसे इसमें चारकोल का प्रयोग करते हैं, है ना। देखो, लोक चित्रकला की खास बात ही यही होती है कि यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं, यहाँ पर जो नेचुरल कलर है ना, उनका ही यूज किया जाता है। नेचुरल कलर में आपको देखो वैरायटीज भी बहुत कम मिल पाती हैं। इतनी कम वैरायटीज में आप इतना सुंदर चित्र, देखो ये सामने गोंडी चित्र मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लगाया है, तो देखो कितना सुंदर है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल कलर का प्रयोग इसमें किया गया है। तो आपका चारकोल हो गया, रंगीन मिट्टी, रंगीन मिट्टी और चूना पत्थर का इस्तेमाल करके इस गोंडी चित्रकला का चित्रण किया जाता है। अब इसके अगर हम चित्रकारों की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मैंने भित्ति चित्र का केंद्र नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? आप अगर आपने कभी भी जनजातियों वाला टॉपिक पढ़ा हो तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि पिथौरा भित्ति चित्र भीली यानी भील कलाकारों के द्वारा, भीलों में बड़ा ही फेमस चित्र है पिथौरा, ठीक है। और भील जनजाति का निवास कहाँ है? झाबुआ और अलीराजपुर में। तो इस चित्रकला का भी केंद्र कहां पर होगा? झाबुआ और अलीराजपुर में। ठीक उसी प्रकार से जो गोंड जनजाति के लोग हैं, वो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में निवास करते हैं, मंडला, डिंडोरी, इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो इस कला का भी केंद्र कहां होगा? मंडला, डिंडोरी। ये कॉमन सेंस की चीजें हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग का घोड़ा दौड़ाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम फेमस चित्रकारों की अगर बात करें तो पहले नंबर पर जनगढ़ श्याम, जनगढ़ श्याम, वेरी इंपॉर्टेंट, जनगढ़ श्याम। दूसरे नंबर पर दुर्गाबाई व्याम, दुर्गाबाई व्याम। दुर्गाबाई व्याम जी से भी क्वेश्चन 2021 के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि इन्हें भी हाल में पद्मश्री से 2022 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस वजह से इनके बारे में पूछा गया है। तो जनगढ़ श्याम जी के विषय में 3 और 5 नंबर में आपको तैयार कर लेना है, ये आपके लिए होमवर्क है। और दुर्गाबाई व्याम जी के विषय में भी आपको 3 और 5 नंबर में रेडी कर लेना है, ये होमवर्क है। इसके पहले भूरीबाई और पेमा फालिया जी के बारे में मैंने आपको तैयार करने के लिए दिया था। तो
तो वो याद कर लीजिएगा। तो पेमा फाले और पद्मश्री भूरीबाई किस चित्रकला से संबंधित है? पिथौरा से संबंधित है। जनगढ़ श्याम और दुर्गाबाई व्याम इनकी ना बहन ही लगती हैं, चचेरी बहन। तो जनगढ़ श्याम जी और दुर्गाबाई व्याम किस चित्रकला से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं गोंडी चित्रकला से। ठीक है, अब आ जाओ आगे। थर्ड नंबर पे डिगना या दिगना चित्रकला, डिगना या दिगना चित्रकला। ठीक है, तो अगर हम डिगना या दिगना चित्रकला की बात करें तो यह भी एक प्रकार की गोंडी चित्रकला है। यह भी आपके गोंड जनजातियों में ही प्रचलित है। जैसे पहले हमने जनगढ़ कलाम पढ़ा ना, प्रधान जनगढ़ कलाम शैली, वो भी एक प्रकार की गोंडी चित्रकला, गोंड चित्रकला की शैली है, गोंड जनजातियों के द्वारा बनाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो डिगना या दिगना चित्रकला है, यह भी एक प्रकार की क्या है? गोंड जनजाति गोंड जनजाति की चित्रकला है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी कुछ सालों से देखा गया है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन काफी सारे आ रहे हैं, यानी आदिवासी लोक चित्रकला से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो में भी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कि किसकी चित्रकला है या किस जनजाति से संबंधित है। तो ये डिगना चित्रकला संबंधित है गोंड जनजाति से। यहाँ पर देखो, यह विवाह के टाइम पर, यह चित्रकला जो है ये विवाह के अवसर पर बनाई जाती है। विवाह के टाइम पर यह चित्रकला बनाई जाती है। यह जो मैंने ऊपर चित्र रखा है आपके सामने, यह आपकी डिगना चित्रकला से ही रिलेटेड एक चित्र है, यानी उसी का एक क्या है? चित्र है। ठीक है, विवाह के टाइम पर बनाई जाती है यह चित्रकला, तो याद रखिएगा। और गोंड जनजाति के द्वारा। ठीक है, फिर आ जाते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर है भीलों की चित्रकला पढ़ ली हमने, आपके गोंड जनजाति की चित्रकला पढ़ ली। उसके बाद आ जाते हैं बैगा चित्रकला। बैगा जनजाति का भी निवास हमारे मध्य प्रदेश में है, उनके द्वारा भी कुछ चित्र बनाए जाते हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। बैगा जनजाति की बात करें तो यही मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में, दक्षिण पूर्वी हिस्से में बेसिकली बैगा जनजाति का क्या है? निवास स्थान है। जैसे अनूपपुर है, ठीक है, उमरिया है, मंडला है ना। कहां पर रहते हैं? मंडला है, अनूपपुर है, उमरिया है, अनूपपुर। इन जिलों में बैगा जनजाति का निवास है। और बैगा जनजाति के द्वारा जो चित्र फेमस है, यानी बैगा जनजाति के द्वारा जो चित्र बनाए जाते हैं, उनका मेन केंद्र भी यही जिले हैं। सीधी सी बात है, जहां वह जनजाति निवास करती होगी वहीं पर इन चित्रों को बनाया जाता होगा। ठीक है, इसमें देवी देवताओं का चित्र, ये सामने जो है ना, ये बैगा चित्रकला का ही मैंने एक एग्जाम्पल लगाया है। देवी देवताओं का चित्र बनाया जाता है ना। आपके पशु पक्षियों का चित्र बनाया जाता है। तो जहां पर ये गोंड चित्रकला का उदाहरण है, वहीं पर ये बैगा चित्रकला का मैंने उदाहरण रखा है। और बैगा चित्रकला की जो सर्वश्रेष्ठ है ना, जो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हैं, कलाकार हैं, उनका नाम है जोधैया बाई। जोधैया बाई, जोधैया बाई हैं उमरिया जिले से। जोधैया बाई कहां से है? ये है उमरिया जिले से, और ये बहुत फेमस कलाकार है, बहुत सुंदर चित्र बनाती हैं। ठीक है, और इन्हें भी पद्मश्री से नवाजा गया है। ठीक है, इन्हें भी पद्मश्री से नवाजा गया है, नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इनके विषय में भी पूछा जा सकता है। एक बार भूरी बाई के बारे में पूछा जा चुका है, एक बार जोधैया बाई के बारे में, जोधैया क्या, दुर्गा बाई व्याम के बारे में पूछा जा चुका है। ठीक है, जोधैया बाई से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आप पूछे जा सकते हैं। तो जोधैया बाई एक कैसी कलाकार है? बैगा कलाकार है। देखो यहाँ पर 3 ऐसे कलाकारों के नाम मिलेंगे जो कि पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं बैक टू बैक। नाम आता है सबसे पहले
भूरीबाई का, भूरीबाई, उसके बाद दुर्गाबाई व्याम, जोधैया बाई। कहीं ना कहीं ये तीनों ही जो हस्तियां हैं ये पद्मश्री से नवाजी जा चुकी हैं। ठीक है, तो अब पूछा जा सकता है कि भूरीबाई को तीनों ही चित्रकार से यानी चित्र से संबंधित है, लोक चित्र वाले क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन किस प्रकार के चित्रों से संबंधित है? तो भूरीबाई एक भीली चित्रकार है। बात करें दुर्गाबाई व्याम की तो ये एक गोंडी चित्रकार है और जोधैया बाई एक बैगा चित्रकार है, एक बैगा चित्रकार है। तो तीनों ही चित्रकला से संबंधित है, तीनों ही। लेकिन किन किन चित्रकलाओं से संबंधित है ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं 2 बार लगातार, तीसरी बार भी आने की सब पूरी संभावना है। तो इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश के जो प्रमुख लोक चित्र हैं और जो लोक चित्रकार जहां से आ सकते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मेंस के लिए स्पेशली, प्रीलिम्स के लिए अगर कुछ बच गया होगा तो आपकी नई क्लासेस भी होंगी। ठीक है, दोबारा से भी क्लासेस होंगी। ये तो मेंस वाले बच्चों के लिए हमने यहाँ पर ज्यादा फोकस किया है। तो आई होप लोक चित्रकला का जो टॉपिक है वो आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया होगा। कर लिया? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं एक अगले टॉपिक में जो कि है मध्य प्रदेश की लोक शिल्प कला। तो साहित्य है ना, लोक साहित्य, लोक नाट्य, लोक नृत्य है ना, लोक आपके जो गायन है ना, लोक चित्र, ये सब कुछ आपने पढ़ लिया है। अब बारी आ गई है लोक शिल्प कला को देखने की। ठीक है, तो लोक शिल्प कला की अगर बात की जाए इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर है ना, अगर जो सर्वसाधारण है, जो सर्वसाधारण है वो अपनी जो रचनात्मक कौशल है, रचनात्मक कौशल का प्रयोग करके एक विशेष कलाकृति का निर्माण करना, सर्वसाधारण के द्वारा रचनात्मक कौशल का प्रयोग करके, ठीक है, एक विशेष कलाकृति का निर्माण करना ही क्या है? शिल्प कला है। ठीक है, पहले के टाइम पर देखो जब अंग्रेज आए थे हमारे भारत में मशीन नहीं हुआ करती थी। हमारे भारत में जितना भी आइटम बनता था, फिर चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खिलौने हो, चाहे वो कोई भी आइटम हो, वो हाथ से बनाया जाता था। ठीक है, जैसे आपने कालीन का नाम सुना है ना, जो वस्त्र कई आते से खादी है ना, तो वो क्या मशीन नहीं थी, तो हाथ से वो सारे कार्य किए जाते थे। ठीक है, बहुत सारे लघु एवं कुटीर उद्योग लगाए गए थे अलग अलग स्थानों पर, है ना, वहां पर लोग क्या करते थे? हाथ से उन वस्तुओं को बनाते थे। अब आप खुद ही सोचो, जब हाथ से उन वस्तुओं को बनाया जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगने के साथ साथ मेहनत ज्यादा लगेगी। ठीक है, एक दिन में अगर मशीन 10 आइटम तैयार करती है या आजकल तो 100-1000 आइटम भी तैयार कर देती है, लेकिन अगर आप हाथ से किसी चीज को बनाने बैठोगे तो आपको हो सकता है कि 2 दिन भी लग जाए एक वस्तु को बनाने में। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मेहनत ज्यादा लग रही है, समय ज्यादा लग रहा है, तो क्या होगा? उस वस्तु का जो मूल्य होगा वो बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वो हमें क्या मिलेगी? महंगे दामों पर मिलेगी। जैसे आज भी आप किसी भी हैंडलूम शॉप में जाते हो तो आपको जो भी वस्तुएं मिलेंगी वो आपको थोड़ी महंगी मिलेंगी। उसके पीछे का रीजन यही है, मेहनत और समय ज्यादा लगता है। लेकिन अगर कोई वस्तु ऐसी है जो कि मशीन से बनती है तो ना तो ज्यादा मेहनत लगती ना तो समय लगता। ठीक है, मेहनत तो बिल्कुल लगती ही नहीं, समय भी नहीं लगता, तो वो चीजें सस्ती हो जाएंगी। जब अंग्रेज भारत में आते हैं, चूंकि इंग्लैंड में औद्योगिकरण हो चुका था, बहुत से उद्योग लगाए जा चुके थे। अब चूंकि इंग्लैंड बहुत बड़ा है नहीं देश, ठीक है, इंग्लैंड छोटा ही देश है, और ऊपर से वहां पर जो भी कच्चा देखो सामान बनाने के लिए, वस्तुएं बनाने के लिए आपको एक रॉ मटेरियल चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, है ना। पनीर बनाने के लिए आपको दूध चाहिए होगा, दही मिठाई बनाने के लिए दूध चाहिए होगा, लेकिन दूध नहीं होगा आपके पास, मिठाई बनाने की कितनी भी बड़ी मशीनें हो, अगर दूध ही नहीं है आपके पास तो कैसे बनाओगे? रॉ
मटेरियल की जरूरत तो पड़ेगी ही। ऐसा ही इंग्लैंड के साथ हुआ, ठीक है। इंग्लैंड में जो भी रॉ मटेरियल था सबका यूज करके और वस्तुएं बना दी जाती थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, इतनी सारी इंडस्ट्रीज लगाई जा चुकी थी कि कच्चा माल जो रॉ मटेरियल है वो कम पड़ने लगा। तो वो भाई पहले भी हमसे आगे थे, आज भी हमसे कहीं ना कहीं वो आगे ही हैं, ठीक है। कोशिश की जा रही है, ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं। तो अब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने दिमाग लगाया कि हमारे पास उद्योग है ना, हमारे पास इंडस्ट्रीज है, लेकिन हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है। जो भी रॉ मटेरियल था वो हमने यूज कर लिया है, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं इतने बड़े बड़े उद्योग लगाने का। एक काम करते हैं, विश्व में अभी बहुत सी ऐसी है ना, पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जहां पर भरा पड़ा है रॉ मटेरियल। जैसे इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, इसी वजह से कहा जाता था, ठीक है। तो उन्होंने दिमाग लगाना शुरू कर दिया और एक एक करके विश्व के अलग अलग देशों में वो जाते गए और वहां से जो है वहां का जो रॉ मटेरियल था, वहां का जो कच्चा संसाधन था, उसका दोहन करने लग गए। चाहे वो आपका अमेरिका में भी कभी ना कभी किया है, ठीक है, अफ्रीका की कंट्रीज में, फिर उनकी नजर पड़ती है भारत में, वो भारत में आते हैं, ठीक है। जब वो भारत में आते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ की मिट्टी तो अच्छी उपजाऊ है ना, यहाँ पर तो हम कपास, अगर कपड़ा बनाना है, कपड़े बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में हमें कॉटन चाहिए होगा, कपास चाहिए होगा, हमें जूट चाहिए होगा, हमें नील चाहिए होगा, ठीक है, हमें गन्ना चाहिए होगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई यहाँ मिट्टी तो बड़ी उपजाऊ है, लेकिन फिर भी यहाँ के किसान गेहूं, चावल, दाल उगा रहे हैं, यानी खाद्यान्न फसलें उगा रहे हैं। एक काम करते हैं, हम किसानों के साथ बॉन्ड करते हैं। बॉन्ड क्या किया, फिर आपको पता है कि फिर एक टाइम के बाद हमारे भारत को, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे भारत को इतनी उपजाऊ मिट्टी थी, इतनी नदियां थी कि हर चीज हर तरह से संपन्न देश था, लेकिन फिर भी कई बार उस दौरान हमारे भारत में अकाल पड़ा, ठीक है, लोग भूखे मर गए थे। उसका रीजन ये था कि अंग्रेजों ने किसानों को खाद्यान्न फसलों की खेती करने से रोक दिया और उसकी जगह पर जो व्यापारिक फसलें थी, जो वाणिज्यिक फसलें थी, जो आपकी कमर्शियल क्रॉप्स थी, उसे उगाने के लिए किसानों को बाध्य किया कि नहीं, आप गेहूं की जगह कॉटन उगाओगे, ठीक है, आप दालों की जगह क्या उगाओगे, गन्ना उगाओगे। अब किसान, कई बार पहले क्या होता था, जो बड़े किसान थे उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, है ना, जो जमींदार वर्ग था उसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो छोटे किसान थे, है ना, उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। क्यों? क्योंकि जब वो व्यापारिक फसलें उगाते तो व्यापारिक फसलों को, एक तो वो कई बार ऐसा होता था वो दूसरों के खेत में खेती करते थे, ठीक है, व्यापारिक फसलें उगाते और उन फसलों का उन्हें वह उचित दाम दिया नहीं जाता था और ऊपर से बहुत बड़े पैमाने पर कर लगाए जाते थे। आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी अगर कभी, तो आपने बहुत सारे करों का नाम सुना होगा, चाहे महाल वाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत हो, चाहे रैयत वाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत हो, और फिर आपका चाहे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत हो। बड़े पैमाने पर टैक्स लगाया जाता था। टैक्स तो चलो ठीक है ना, टैक्स तो सब कुछ चला जाता था, कुछ बचता नहीं था किसानों के पास, लेकिन फिर भी टैक्स तो ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि यहाँ पर मान लो 10 खेत हैं, 10 खेत में 10 खेतों में अगर आप व्यापारिक फसलें उगाओगे और फिर वो व्यापारिक फसलें यहां से चली जाएंगी इंग्लैंड, गेहूं चावल यानी खाद्यान्न फसलें उग ही नहीं रही हैं, तो खाओगे क्या, है ना। ठीक है, अगर वो आपको देते भी, मुनाफा भी देते, या फिर आपके फसल उगाने के एवज में अगर वो आपको पैसे भी देते, कुछ भी देते, लेकिन जब आपको यहाँ खाद्यान्न फसलें मिलेंगी ही नहीं तो आप कैसे खरीदोगे, आपके पास लाख पैसे हैं, ठीक है। तो एक तो उनके पास धन भी नहीं था, दूसरा खाद्यान्न फसलों की भी कमी हो गई, इस वजह से अकाल पड़े, कई बार अकाल पड़े। आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे, जानोगे कि कई बार उस दौरान हमारे देश में अकाल पड़ते हैं, ठीक है। तो ये तो किसान वर्ग था। तो अंग्रेज क्या करे, अंग्रेजों ने उपनिवेश बनाया, यहाँ पर आकर के उन्होंने जो किसान थे उनसे व्यापारिक फसलें जो है जबरन व्यापारिक फसलों की खेती, जैसे नील की खेती, फिर आगे विद्रोह भी हुए थे, खेती करने के लिए विवश किया और फिर उसे लेकर जाते कहाँ पर, इंग्लैंड के बाजारों में। बाजारों में क्या, इंग्लैंड के उद्योगों में, ठीक है। अब इंग्लैंड की जनसंख्या भी इतनी ज्यादा नहीं थी, कच्चा माल तो भर भर के वहां पर चला गया, इंडस्ट्रीज भी भर भर की, बहुत सारी इंडस्ट्रीज उन्होंने वहां पर लगा दी। अब जैसे यहाँ से कपास गया, बड़े पैमाने पर कपड़े बनने शुरू हो गए, ठीक है। हमारे भारत में क्या हुआ देखो, जब अंग्रेज नहीं आए थे उसके टाइम, उसके पहले तक हमारे भारत में हाथ से वस्तुएं बनती थी, कपड़े हाथ से बनाए जाते थे, ठीक है, खिलौने हाथ से बनाए जाते थे, है ना,
बहुत सारे उद्योग थे जिनकी रोजी रोटी ऐसे ही चलती थी, हाथ से वस्तुएं बनाते थे, बाजार में जाकर के बेचते थे, थोड़ी महंगी होती थी लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए क्योंकि उन्हें आदत थी, ठीक है, आदत थी। अब देखो क्या किया अंग्रेजों ने वहां पर आइटम तैयार किए, कच्चा माल यहां से लेकर जा रहे हैं, यहां पर भी फायदा कमा रहे हैं, किसानों को कोई मुनाफा नहीं, यहाँ भारतीयों को कोई मुनाफा नहीं, कोई भी प्रॉफिट नहीं। यहां से वो कच्चा माल लेकर जा रहे हैं कहाँ, इंग्लैंड में बना रहे हैं वो मटेरियल। अब मटेरियल इतनी बड़ी मात्रा में बन रहे हैं कि वहां पर चूंकि जनसंख्या भी कम है, यानी जनसंख्या कम है तो वहां का बाजार भी सीमित है, वहां पर बाजार भी कम है, ठीक है। अब यहाँ पर जब इंग्लैंड में बाजार कम है तो भाई इतने पैमाने पर जब आपने वस्तुएं तैयार की है तो आप बेचोगे किसे, लोग ही नहीं है, लोग ही कम है। तो उन्होंने क्या किया, उस वस्तु को भी यहाँ पर लेकर आके बेचा, यानी यहाँ से कच्चा माल भी ले गए और फिर भारत को अपना बाजार भी बना लिया। समझ में आ रही है बात? सोचो, हमारे ही रॉ मटेरियल से उन्होंने आइटम तैयार किया और फिर उसे ही हमें ही लाकर बेचा, हमने ही पैसे दे करके उन आइटम्स को खरीदा। तो उधर किसान, जिससे वो कच्चा माल लेकर जा रहे हैं, किसान भी परेशान। और जब वो उन वस्तुओं को ला करके यहाँ बेच रहे हैं, चूंकि वो वस्तुएं मशीन से बनी हुई है, समय कम लगा है, मेहनत कम लगी है, तो वो वस्तुएं सस्ती हो गई। अब जब सस्ती हो गई और भारत में बाजार में जब वो आती हैं और भारतीयों को वो सस्ते दामों पर मिलती हैं, देखो समझना, वहीं पर कोई वस्तु है जो भारत में बन रही है वो 100 रुपए की है। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि समय ज्यादा, मेहनत ज्यादा लग रही है। और इंग्लैंड से जो वस्तु आ रही है वही वस्तु अगर मिल रही है 50 रुपए में या वही वस्तु मिल रही है 30 रुपए में, तो आप 30 सेम ही है, ठीक है। बस ये हैंडमेड है, हाथ से बनी हुई है, और ये मशीन से बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम सस्ती वस्तु की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जब सस्ती वस्तु की तरफ जाएंगे तो इसे बनाने वाले जो कारीगर हैं, इन वस्तुओं को बनाने वाले जो उद्योग हैं, वो धीरे धीरे बंद पड़ जाएंगे। सोचो किस तरह से शोषण किया था, 360 डिग्री शोषण किया था, ऐसा मान लो। उधर किसान भी परेशान, इधर जो कारीगर हैं, जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग में काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनकी रोजी रोटी भी छीन गई। यानी कि इंग्लैंड वालों ने कच्चे माल का निर्यातक बना दिया भारत को, और एक बाजार के रूप में भी भारत को क्या कर दिया, विकसित कर दिया। ठीक है, आज के टाइम पर हम और हमारी सरकार हमेशा से जो हैंडमेड वस्तुएं हैं, आइटम्स है, उसे प्रमोट करती है। क्यों करती है? इसी वजह से करती है। ठीक है, तो ये अंग्रेजों के टाइम से जो हमारा कहीं ना कहीं लोक शिल्प है ना, जो लघु एवं कुटीर जो उद्योग होते हैं, इससे गहरा आघात पहुंचा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम अपने सिलेबस के अंदर इन सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं, यही रीजन है ना। तो भाई हैंडमेड जो आइटम्स है उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से, बहुत मेहनत करके, बहुत ज्यादा समय देकर के वो वस्तुएं तैयार की जाती हैं। तो लोक शिल्प के बारे में मैंने आपको बता दिया कि लोक शिल्प है क्या। अब यहाँ पर जो प्रमुख लोक शिल्प कलाएं प्रचलन में है हमारे मध्य प्रदेश में, उनकी बात कर लेते हैं। प्रमुख लोक शिल्प कला। ठीक है, इसके अंतर्गत सबसे पहले बात करें अगर मिट्टी शिल्प की। मिट्टी शिल्प वही मिट्टी का इस्तेमाल करके जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, सामने स्क्रीन पर जो खिलौने बनाए जाते हैं, है ना, कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं, जैसे बर्तन बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं मिट्टी के। ठीक है, मूर्तियां बनाई जाती हैं मिट्टी की, ये सब मिट्टी शिल्पकला के अंतर्गत ही आएंगी। और इसके जो मेन केंद्र है मध्य प्रदेश में वो रीवा के अलावा आपका धार, झाबुआ, है ना, लिखते चले जाते हैं। रीवा मिट्टी शिल्प के लिए, धार, झाबुआ, मंडला आदि जो स्थल है या मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो मिट्टी शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, इसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे तो मिट्टी शिल्प के साथ साथ काष्ठ शिल्प, काष्ठ शिल्प जैसे लकड़ी के जो आइटम बनते हैं ना, उसको हम काष्ठ शिल्प कहते हैं। लकड़ी के आइटम जैसे लकड़ी के खिलौने बनते हैं, ठीक है, लकड़ी की कुछ मूर्तियां जो बनती हैं, कुछ बर्तन बनते हैं, तो
मुख्य रूप से हमारे मध्य प्रदेश में काष्ठ शिल्प के अंतर्गत लकड़ी के दरवाजे, जो घर में दरवाजे लगाए जाते हैं ना, वो लकड़ी के पहिए पर नक्काशी, लकड़ी का पहिया बनाया जाता है, उस पर जो नक्काशी की जाती है, ठीक है, ये चीजें जो है हमारे मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से फेमस है। बाकी बर्तन और लकड़ी के खिलौने भी बनाए जाते हैं और इसके लिए मुखौटे वगैरह बनाए जाते हैं। इसके लिए अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो मंडला, बैतूल, जहां पर लकड़ी ज्यादा है, मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी इलाका है ना, मतलब दक्षिण पूर्वी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर वर्षा काफी ज्यादा होती है, वन सबसे ज्यादा है, सघन वन सबसे ज्यादा है, तो लकड़ी भी सबसे ज्यादा होगी। तो मुख्य केंद्र काष्ठ शिल्प का वही होगा ना, होशंगाबाद, बैतूल हो गया, मंडला हो गया, होशंगाबाद आदि काष्ठ शिल्प के फेमस केंद्र है आदि। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, मिट्टी शिल्प हो गया, काष्ठ शिल्प हो गया। ठीक है, काष्ठ शिल्प के अलावा देखो, काष्ठ शिल्प के अंतर्गत ना एक कोरकू जनजाति है मध्य प्रदेश की। कोरकू जनजाति जो है बनाती है मृतक टीला, है ना, मृतकों के लिए बनाया जाता है यहाँ पर मृतक स्तंभ, मृतकों का टीला इसे बोलते हैं। मृतक स्तंभ बड़ा फेमस है, इनके काष्ठ शिल्प का एक कह सकते हैं कि अद्वितीय उदाहरण है। कोरकू जनजाति द्वारा बनाया गया, मृतकों के लिए बनाया गया मृतक स्तंभ, मृतक स्तंभ। तो काष्ठ शिल्प के अंतर्गत आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे बांस शिल्प। बांस से भी हमारे यहाँ आइटम्स तैयार किए जाते हैं, जैसे बांस से बनने वाली जो टोकरी वगैरह होती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में चूंकि बांस अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी इलाका है यह भी चूंकि सघन वन वाला क्षेत्र है, तो वनों में बांस भी यहाँ पर बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे आपका बालाघाट है, ठीक है, मंडला है, तो ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बांस अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। बालाघाट, मंडला, और यही ऐसे क्षेत्र हैं जो कि आपके बांस शिल्प के केंद्र भी माने जाते हैं, है ना। बालाघाट, मंडला, झाबुआ में भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कलात्मक वस्तुएं होती हैं बांस से बनाई जाती हैं, ठीक है, कलात्मक, जैसे टोकरी वगैरह है, ठीक है, आपने शायद देखी होगी, वो सब बांस से बनाई जाती है। वो सब किस में आ जाएंगी, बांस शिल्प के अंतर्गत ही आ जाएंगी। फिर अगर बात करें बांस शिल्प के अलावा हमारे मध्य प्रदेश में कंघी शिल्प, कंघी शिल्प कॉम जो आप करते हो, माना जाता है कि विश्व में कंघी का आविष्कार सबसे पहले बंजारा जाति ने किया था, बंजारा जनजाति ने किया था। तो बंजारा जाति के द्वारा आज भी मध्य प्रदेश में कंघी बनाने का कार्य किया जाता है। बंजारा जनजाति के द्वारा आज भी मध्य प्रदेश में कंघी शिल्प यानी कि कंघी बनाने का काम किया जाता है। और मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं, या कह सकते हैं जो उत्तर पश्चिमी जिले हैं, पश्चिमी जिले जैसे रतलाम, नीमच और उज्जैन, रतलाम, नीमच और उज्जैन कंघी शिल्प के मुख्य केंद्र माने जाते हैं। रतलाम, नीमच और उज्जैन, है ना, कंघी शिल्प के मुख्य केंद्र माने जाते हैं। बंजारा जनजाति के द्वारा कंघी शिल्प का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, जो सबसे फेमस है, जहां से प्री और मेंस में सवाल बनता है, वो है गुड़िया शिल्प। गुड़िया शिल्प यानी गुड़िया बनाने का काम। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में स्पेशली झाबुआ गुड़िया शिल्प का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और यहाँ की जो सबसे फेमस गुड़िया है उसे कहा जाता है भीली गुड़िया।
भीली गुड़िया, ठीक है, भीली गुड़िया का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? झाबुआ। झाबुआ की भीली गुड़िया बहुत ज्यादा फेमस है। और यह जो भीली गुड़िया है ये बनाई जाती है चिंदियों से, जो कपड़ों साड़ियों की जो चिंदियां होती हैं, कागज है ना, जो फटे पुराने कागज होते हैं, सोचो उनसे ये भीली गुड़िया बनाई जाती है। विश्व में प्रसिद्ध है ये भीली गुड़िया। और भीली गुड़िया की जो एक सर्वश्रेष्ठ कलाकार है, यहाँ से प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है, उनका नाम है श्रीमती बत्तोबाई। तो श्रीमती बत्तोबाई किस शिल्प से संबंधित हैं? तो गुड़िया शिल्प से संबंधित हैं। और गुड़िया में भी भीली गुड़िया की जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं वो है श्रीमती बत्तोबाई। और इनकी जो गुड़िया है वो अक्षय तृतीया के दिन इसकी बड़ी डिमांड रहती है। भीली गुड़िया की डिमांड सबसे ज्यादा अक्षय तृतीया के दिन रहती है। और अभी तक मैंने स्टार नहीं बनाया है किसी में, लेकिन मैं अब यहाँ पर स्टार बनाऊंगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुड़िया शिल्प के अंतर्गत भीली गुड़िया विश्व प्रसिद्ध है, जिसका मेन केंद्र झाबुआ है। और भीली गुड़िया की जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार है वो है श्रीमती बत्तोबाई। और अक्षय तृतीया के दिन भीली गुड़िया का बहुत ज्यादा क्या होता है? डिमांड होता है, ठीक है। और इसका केंद्र बता दूं, अगर भीली गुड़िया या गुड़िया जो चिंदियों से बनाई जाती है, एक तो झाबुआ है, दूसरा ग्वालियर ना। ग्वालियर में बहुत पुराने समय से गुड़िया बनाने का जो कार्य है वो प्रचलन में है। फिर उसके अलावा देखो, मध्य प्रदेश को जिन 2 वजहों से और जाना जाता है, उनमें से पहली वजह है चंदेरी साड़ी। चंदेरी साड़ी, चंदेरी साड़ी भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक लोक शिल्प का एक हिस्सा है और ये बहुत ज्यादा फेमस है, विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में चंदेरी साड़ियां। चंदेरी साड़ियां चूंकि चंदेरी में बनाई जाती हैं। अशोकनगर, मध्य प्रदेश का जो जिला है अशोकनगर जिले में है चंदेरी नामक स्थान। चंदेरी में बनाई जाती हैं आपकी चंदेरी साड़ियां, इस वजह से इनका नाम है चंदेरी। तो चंदेरी में बनने के कारण इन्हें हम चंदेरी साड़ियां कहते हैं। और इसके अलावा निर्माण कहाँ होता है, समझ में आ गया। इसके अलावा इन साड़ियों का जो अगर विशेषताओं की बात करें तो ये जो साड़ियां है ना, इनका कलर बिल्कुल लाइट होता है, हल्का रंग होता है, बिल्कुल ठीक है, हल्का रंग होता है। और या तो फिर होगा तो बहुत ही गहरा रंग होगा, बहुत सुंदर सा रंग होता है, जिसे हम बोलते हैं चटक, और बहुत सुंदर सा, जो कि आंखों में बिल्कुल सुकून देता है, ऐसा रंग होता है। इन साड़ियों की एक खास विशेषता होती है। दूसरी विशेषता है इनका बॉर्डर। इनके जो बॉर्डर होते हैं इन साड़ियों के, अच्छे चौड़े चौड़े से इनके बॉर्डर होते हैं। अब सोचो बिल्कुल सुंदर सा रंग हो, ठीक है, चौड़े से बॉर्डर हो, और मोर और बतख की इसमें आपको आकृतियां मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये होती है आपकी चंदेरी साड़ियों की क्या खास विशेषता है ना। और काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, पूरे देश विदेश में भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है चंदेरी की साड़ियां। चंदेरी की साड़ियों के साथ साथ मध्य प्रदेश में महेश्वरी साड़ियां भी बड़ी प्रसिद्ध हैं। महेश्वरी साड़ी महेश्वर में बनती है, इस वजह से इसे महेश्वरी साड़ियों के नाम से जाना जाता है। चंदेरी साड़ियां अशोकनगर के चंदेरी में बनती हैं और महेश्वरी साड़ियां कहाँ बनती हैं? महेश्वर में बनती हैं। चंदेरी साड़ियों का जो कह सकते हैं श्रेय है, ठीक है, चंदेरी क्या महेश्वरी साड़ियों का जो श्रेय है, जन्म कह सकते हैं, वो जाता है अहिल्याबाई होलकर जी को। राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने प्रचलित की थी महेश्वरी साड़ियां, जो कि महेश्वर में बनाई जाती हैं। और इन साड़ियों की भी विशेषता है, इनके जो चौकड़ी जो बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, डिजाइन्स में जो चौकड़ी बॉर्डर्स होते हैं, बिल्कुल रेशम की जरी इसमें की जाती है ना, बहुत सुंदर दिखती है। तो इस तरह से ये आपकी महेश्वरी और चंदेरी साड़ियों की वजह से, इन 2 वजहों से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई साड़ियां। अब मध्य प्रदेश में 2 प्रिंट काफी ज्यादा फेमस है। दो प्रिंट फेमस है, एक है बाघ प्रिंट, ठीक है। तो बाघ प्रिंट की खास बात यह है,
जो मध्य प्रदेश का धार जिला है, ठीक है, धार जिले में एक जगह है बाघ, बाघ नामक जगह है, ठीक है, और इस बाघ नामक जगह में यह कार्य होने के कारण इस प्रिंट को बाघ प्रिंट कहा जाता है। धार के बाघ की प्रसिद्ध वस्त्र प्रिंटिंग एक प्रकार की क्या है, ये कला है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रिंट किया जाता है कपड़ों में, एक प्रकार की प्रिंटिंग है, याद रखिएगा, ये एक प्रकार की प्रिंटिंग है जिसमें आपको प्रकृति के बहुत सारे उपमान मिल जाएंगे, पशु पक्षियों से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित बहुत से उपमान जो है मिल जाएंगे। अब बाघ प्रिंट पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, स्टार बना सकते हो, इन सब में स्टार बना सकते हो कि किस जिले का प्रमुख प्रिंट है, तो धार जिले का प्रमुख प्रिंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका बाघ प्रिंट कहते हैं। और ये जो प्रिंट हैं, ठीक है, इसमें जो प्रिंट बनते हैं यानी प्रिंट जो छापे जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं, ये लाल और काले रंग के होते हैं, ये इसके खास विशेषता है। लाल व काले रंग के यहाँ पर क्या होते हैं, प्रिंट किए जाते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, बाघ प्रिंट, इसीलिए हम इसे कहते हैं। इसके अलावा आपके उज्जैन में एक प्रिंट बड़ा फेमस है ना, जिसे हम कहते हैं छीपा शिल्प। छीपा शिल्प लकड़ी का एक कह सकते हैं सांचा टाइप का होता है और उससे ही प्रिंट किया जाता है छीपा शिल्प। लेकिन उज्जैन में यह फेमस है भैरवगढ़ प्रिंटिंग के नाम से, और भैरवगढ़ के ही नाम से पूछा जाता है कि भैरवगढ़ प्रिंट का मेन केंद्र, मुख्य केंद्र कौन सा जिला है, तो यह है उज्जैन जिला। इसमें भी स्टार लगा लीजिए, भैरवगढ़ प्रिंट का प्रमुख केंद्र है उज्जैन जिला, ठीक है। यहाँ पर अगर हम छीपा शिल्प की बात करें तो मध्य प्रदेश के झाबुआ में रहने वाली जो भील जनजाति है, भील जनजाति के द्वारा कपड़ों में यह प्रिंट किया जाता है, उसे हम छीपा शिल्प कहते हैं। तो बेसिकली छीपा शिल्प किसके द्वारा किया जाता है, भीलों के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा लकड़ी का एक लकड़ी के माध्यम से, ठीक है, लकड़ी का एक आप कह सकते हैं क्या बोलेंगे उसको, मोल्ड है ना, ऐसा कुछ होता है, और उससे ही फिर कपड़ों में प्रिंट किया जाता है, उसे छीपा शिल्प कहते हैं। और आपके जो उज्जैन में प्रसिद्ध है वो है भैरवगढ़ प्रिंट, लगभग ऐसा ही होता है लेकिन उज्जैन में भैरवगढ़ प्रिंट के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस प्रकार जो इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के लोक शिल्प के अंदर, वैसे मेरे हिसाब से प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, बाकी चित्रकला प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही हिसाब से आपको पढ़नी पड़ेंगी और पढ़ लीजिएगा, है ना। तो 2 टॉपिक यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट, और यूनिट 4 के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बस कुछ ही टॉपिक बचे हैं। जैसे हम पढ़ेंगे पर्यटन, है ना, मध्य प्रदेश में पर्यटन जो है यूनिट 4 के अंतर्गत रखा गया है, और जो 19 का एग्जाम देंगे उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा पर्यटन, पेपर 1 पार्ट 1 के अंतर्गत, है ना। पर्यटन के अलावा आपको यहाँ पर जो कुछ स्वतंत्रता आंदोलन है उससे भी रिलेटेड कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, वो हम देखेंगे, ठीक है। और ऑलमोस्ट इस तरह से आपका यूनिट नंबर 4 खत्म हो जाएगा। फिर हम मध्य प्रदेश में जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है मध्य प्रदेश का, है ना, जो कि आपके फर्स्ट ही पेपर के 2nd पार्ट में पूछा जाता है, चाहे मध्य प्रदेश की नदियां हो, मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है, मध्य प्रदेश के पर्वत है, मध्य प्रदेश की मिट्टियां हैं, खनिज है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्री और मेंस के जितने टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को बहुत क्विक तरीके से कंप्लीट करवाने का मैं यहाँ पर प्रयास करूंगी आप सभी के साथ। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन के अंदर जितने टॉपिक चल रहे हैं, मैंने कई बार आप सभी से बोला है कि नोट्स जरूर बना लीजिएगा, रिवीजन जरूर करिएगा, और इनकेस कभी ऐसा हुआ कि हम आपका टेस्ट ले सके मेंस के अकॉर्डिंग या प्रीलिम्स का टेस्ट ले सके तो वो भी जरूर से जरूर आएगा, ठीक है। तो
तो नोट्स बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और रिवीजन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑलमोस्ट बहुत से टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अगर नोट्स बनाया होगा आपने तो आप जरूर देखोगे, और किस किस ने बेहतरीन और शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।